अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? प्रोग्राम आपके लिए हाजिर है वॉक योर टॉक विद डॉक्टर एजाज कुरैशी। हर मंडे की शाम को विलिंग वेज से हम आपके लिए प्रोग्राम लेके आते हैं और मकसद उसका ये होता है कि आपको अगर चलना नहीं आता तो हम आपको चलना सिखा दें, और अगर आपको बात नहीं करनी आती तो बात करनी सिखा दें। हालांकि ये छोटा मुंह बड़ी बात है, हम क्या आपको बात करना सिखाएंगे? आप तो माशाल्लाह ख़ुद इस चीज़ के एक्सपर्ट हो। भला कौन है जिसको चलना नहीं आता? कोई छोटा बच्चा ही हो सकता है। वो जिसके मुतालिक इकबाल ने शेर कहा था कि वो तिफ़्ल क्या लड़ेगा जो घुटनों के बल चले। तो तिफ़्ल जो हैं, बच्चे जो हैं, ओनली दे क्रॉल, वो कहते हैं ना क्रॉलिंग स्टेज पे होते हैं, मगर ये वाहिद जानवर है, एक्सक्यूज़ मी, ये वाहिद जानवर है जो दो टांगों पे चलता है, और वो इंसान है। इंसान जो है वो हैवान नातिक भी है, यानी एक तरफ तो ये कहते हैं कि हैवान है और दूसरी तरफ कहते हैं नातिक, यानी वो गुफ्तगू कर सकता है, बात कर सकता है, अपनी बात दूसरे तक पहुंचा भी सकता है और दूसरे की बात समझ भी सकता है। तो आज के प्रोग्राम में भी हम बस गुफ्तो शुनीद करेंगे, बातचीत करेंगे और हमारे जो मेहमान हैं उनसे आपकी मुलाकात भी कराएंगे। आज जो है एक तरफ तो तारीख़ सितंबर की 17 है और दूसरी तरफ तारीख़ जो है वो है 6 मुहर्रमुल हराम 1440 हिजरी। तो इस तरह से अगर आप देखें तो कमो बेश 572 साल का फ़र्क निकलता है 1440 हिजरी में और 2018 में। ऐसी मैंने एक रफ सी कैलकुलेशन की है, गलती भी हो सकती है मगर करीब करीब इसी की है। तो देखिए, अगर आप ये जो सन है 2018, इसको अगर आप देखें तो इसके साथ एक यूज़ होते हैं अल्फ़ाबेट्स जिनको कहते हैं AD। AD जो है वो लैटिन ज़ुबान में मेरा ख़्याल है एनो डोमिनी कहते हैं, और एनो डोमिनी का मतलब शायद ये होता है, शायद, आई एम नॉट श्योर, आप चेक कीजिएगा। सारी बातें अगर मैंने ही करनी है चेक तो फिर आपने भी तो कुछ करना है ना, तो पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। और मुझे जहाँ तक ऐसा याद पड़ रहा है तो एनो डोमिनी का मतलब है आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ ऑफ होम? मे बी जीसस क्राइस्ट। दैट्स व्हाट द क्रिश्चियन थिंकिंग बिलीव्स। अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम डॉगमा एंड डॉक्ट्राइन, जीसस नेवर डाइड। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं उनको अल्लाह पाक ने अपने पास बुला लिया। ये मुस्लिम बिलीफ सिस्टम है। और क्रिश्चियंस जो हैं सन का जो आगाज़ करते हैं वो एनो डोमिनी से, यानी आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट करते हैं। तो ये 2018 जिसको राइज है, राइज तो है ना, दुनिया ज़्यादातर इसको फॉलो करती है, वेस्टर्न वर्ल्ड, मगर मुसलमानों का जो हिजरी कैलेंडर है वो कहाँ से शुरू हुआ? वो रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से शुरू हुआ। जब मक्का मुकर्रमा से आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लेके गए तो वहाँ से दैट डे, वहाँ से हिजरी कैलेंडर शुरू होता है। तो ये एक वाक़या है। और एक कैलेंडर आपकी ज़िंदगी का भी शुरू हो सकता है, अगर आप बिलीव करते हैं तो आज से शुरू हो सकता है। देखिए, वाक़यात है ना, क्रिश्चियंस ने जोड़ दिया कि भाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनसे जोड़ दिया 2018। क्या उससे पहले कोई वक्त नहीं था? क्या उससे पहले कैलेंडर नहीं था? क्या उससे पहले दिन पलटते नहीं थे? सूरज गरूब नहीं होता था? सूरज तलू नहीं होता था? चाँद चमकता नहीं था? क्या तो होता तो सभी कुछ था, मगर उन्होंने एक दिन को ख़ास एक वाक़े से मंसूब किया और वहाँ से कैलेंडर का आगाज़ कर दिया। क्या कहते हैं उसको? जॉर्जियन कैलेंडर या कुछ ऐसा नाम लेते हैं उसका। जबकि मुसलमान जो है उन्होंने भी एक वाक़े से उसको मंसूब कर दिया, यानी हिजरत का वाक़या। तो एक वाक़या अगर आपकी अपनी ज़िंदगी का वाक़या हो और वो ये वाक़या हो और बड़ा वाक़या हो, आपके लिए तो बड़ा ही है। देखिए, आप बज़ाते ख़ुद जो हैं उससे बड़ा वाक़या क्या रूनुमा हुआ? डबोया मुझको होने ने न मैं होता तो क्या होता, समथिंग लाइक दैट। तो यानी जो आपके होना है ये सबसे आपके लिए अहम वाक़या है। अगर आज तक आप ये नहीं समझे कि अहम तरीन वाक़या है तो बड़ी भूल हो गई आपसे। इस भूल को फ़ौरन जो है ना सही कर लीजिए, क्योंकि अगर तो सहवन भूल चूक हो जाए, कसदन भूल चूक हो जाए, तो उसका सजदा सहव कर लेना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और अगर इदराक ही नहीं है, एहसास ही नहीं है, तो बड़े दिन गुजर गए भाई आपको।
तो अब तो आप जान लीजिए कि आज का दिन आपकी ज़िंदगी में ऐसा आ चुका है जिसमें आप तब्दीली ला सकते हैं, अपनी ज़ात की तब्दीली, अपने फ़हम की तब्दीली, और मांग सकते हैं उस हायर पावर से, अगर आप अल्लाह में बिलीव करते हैं तो उससे, कि बदल दे मेरी काया, पलट दे, बदल दे मेरी तकदीर, बदल दे। और फिर यहाँ से आप डे 1 का आगाज़ कर सकते हैं। यानी दैट विल बी फॉर योर कैलेंडर, फॉर योर पर्सनल कैलेंडर, फॉर योर इंडिविजुअल इनफरादी कैलेंडर, इट विल बी डे 1 एंड देन टुमारो डे 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब पता नहीं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। चलिए छोड़िए, आज के प्रोग्राम में मैं ये भी बात करना चाह रहा था आपसे कि हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई वाक़यात तो रोज़ाना रूनुमा होते हैं, अनलेस कोई जो है खुदा न खास्ता अबदी नींद सो जाए। अगर जो है आगोश में चला जाए किसकी नींद बाउते, तो फिर तो कोई वाक़यात रूनुमा इस दुनिया में नहीं होते। अब फिर जो भी वाक़यात रूनुमा होंगे वो आपके बिलीफ़ की बात है। जैसे मुसलमानों का तो बिलीफ़ है कि वाक़यात तो रूनुमा होते रहेंगे। आज के प्रोग्राम में मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ वो बहुत ही डेंजरस बात करने वाला हूँ, आपकी काया पलटने वाली बात करना चाह रहा हूँ, मगर वो आगे चल के करूँगा। अभी थोड़ा सा सस्पेंस रहने दीजिए और मिस्ट्री रहने दीजिए, मगर प्रोग्राम देखते रहिएगा। किसी भी वक्त हो सकता है कि मैं एकदम जो है अपना स्टैंस बदल लूँ और वो बातें आश्कार कर दूँ, वो सारे भेद खोल दूँ आप पे, जिससे आपकी ज़िंदगी जो है एकदम कैटाक्लिज्म की तरह, एक धमाके की तरह जो है बेहतरी की तरफ चली जाए। आज वो बातें बताने वाला हूँ, मगर पहले आपकी मुलाकात मैं करा रहा हूँ उनसे जो थोड़े थोड़े मेहमान हैं, और फिर जो आज के मेहमान हैं उनसे मुलाकात कराऊँगा। जो थोड़े थोड़े मेहमान हैं हमारे प्रोग्राम में, जो आपके, क्योंकि 3 दिन का मेहमान होता है, वो मेरे साथ कम से कम नहीं तो कोई अल्लाह झूठ ना बुलवाए और याददाश्त मेरी अगर सही काम कर रही है तो मुझे ऐसे लगता है कि 30-35 प्रोग्राम तो वो कर ही चुके होंगे। तो 30-35 प्रोग्राम्स करने के बाद तो मेहमान ना रहे ना। वो कुछ होते हैं ना लोग, वो कहते हैं जी असी तो मेहमान आ, तो कई दिन आके रहन लग जाते हैं, तो फिर वो मेहमान मून कोई नहीं, उन्होंने कहो चलो जनाब पांडे चुको तुसी भी नाल साढ़े रल के, तो फिर वो पक्के मेहमान नहीं रहते, क्योंकि मेहमान तो कहते हैं 3 दिन का होता है। तो हमारे साथ हैं सुल्तान साकिब बलोच, दिलों के सुल्तान, और ढोल बलोचा, मोड़ मोहारा। सुल्तान भाई वेलकम टू द शो। मूड जो है आज आपका ज़रा सीरियस है, मेरा ख्याल है मुहर्रमुल हराम की वजह से आप जो है थोड़े से, जो वाक़या हुआ था रूनुमा इन दिनों में, उसकी वजह से आप थोड़े से, वो तो हर मुसलमान, जो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री का एक स्याह वाक़या है जिसमें हक़ और बातिल के दरमियान लड़ाई होती है, और वो मामलात आपके सामने एहतरामन थोड़ा सा अब उस पर खामोशी भी होनी चाहिए और इबादत का सिलसिला भी होना चाहिए। लेकिन मैं तो मेरे ख्याल में ऐसे ही, अच्छा वैसे मुझे लगा ऐसा नहीं, मैं ऐसे ही होता हूँ, शायद आप ऐसे ही होते हैं, मगर आज मुझे कुछ आप लगा कि जैसे ज़्यादा सीरियस हैं, तो ये मेरा अपना परसेप्शन है, पर्सपेक्टिव हो सकता है। मगर ये जो वाक़यात की आप बात कर रहे हैं, ये वाकई आपने ज़िक्र किया कि ये एक स्याह बाब था। बिल्कुल एक तरह से आप अगर देखें तो ऐसे ही था, मगर एक और बात भी है, जब भी हक़ व बातिल का मार्का होता है, यानी ऐसा होता ही आया है तारीख़ में, ना ये वो बात कुछ नई थी, ना उसके बाद बातें बदल गईं, ना उससे पहले बदली। हाँ, नवासा-ए रसूल हुसैन वो बरसरे पैकार हो गए एक बातिल के ख़िलाफ़, ये अलबत्ता एक मुख्तलिफ बात थी, और वो उस कबीले में दाखिल हो गए जो कबीला हमेशा हक़ का साथ देता है, बल्कि दाखिल क्या हुए उसके लीडर्स में उनका शुमार हो गया, और उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि जब भी जो भी जुल्म व इस्तबदाद से दूसरे को सर निगू करने की कोशिश करेगा,
तो अगर वो उसका सर कलम भी कर दे तो ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। जिस शान से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। ये उन्होंने यानी कि ये मशहूर बात है कि नेज़े की अनी पे हुसैन का सर कलम करके रख दिया गया, मगर उनका सर बुलंद हो गया, और सिर्फ उस दिन नहीं हुआ बल्कि हमेशा के लिए बुलंद हो गया। और जो भी इस कबील के लोग हैं जो समझते हैं कि बातिल के ख़िलाफ़ हम हर कुर्बानी देंगे, वो उनके लीडर बन गए, उनके सरदार बन गए हमेशा के लिए। और ये जो एक जंग सी जो रहती है ना हमेशा, अच्छा ये जंग तो बाहर की जंग थी, ऐसी जंग इंसान के अंदर भी चलती रहती है, जिसकी बुनियाद पे कोई शख्स ऐसा है नहीं जो इस दुनिया में, मैं देख रहा था कितने कितने बड़े लोग आए और इस दुनिया से चले गए, कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है सिवाय प्रॉबेबली हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, और मे बी खज़र जिनकी हयात के मुतल्लिक़ कहते हैं खज़र हयात, इसके अलावा मेरे कम इल्म के मुताबिक कोई ऐसा नहीं जिसकी दवाम ज़िंदगी हो। तो जाना तो सब ने है, और जिन्होंने जाना है वहाँ पे जो उथे अमला दे होंगे फैसले, किसे नहीं तेरी ज़ात पूछनी। तो इसका मतलब है ऑल इज़ डिपेंडेंट ऑन व्हाट वी सो। और आज का जो मैं प्रोग्राम है ना वो काश्तकारी के मुतल्लिक़ करना चाहता हूँ। मैंने कहा ज़रा महकमा-ए ज़राअत से भी ताल्लुक़ कायम किया जाए, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट जो है कि हम जो बीजते हैं, और ये जो हर वक्त लोग कहते पता नहीं किस वेले जाके बीज बोना है, ये जो हर लम्हा है इसमें हम कुछ ना कुछ बीज बो रहे हैं। या तो वो बबूल का बीज है, बबूल समझते हैं, कांटे जिससे कांटे निकलते हैं, या वो फिर कोई ऐसी फसल है जिसकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कोई रिटर्न मिलने वाला है। इस कॉन्सेप्ट को आज लेके चलना है सुल्तान भाई। और ये तो था नाज़रीन सुल्तान भाई का तारुफ़, और सुल्तान भाई के साथ जिन हस्ती का, अब उम्र में तो इतनी नहीं है ये, मगर हस्ती मैंने कह दिया, ज़रूरी नहीं है कि हस्ती का मतलब कोई बड़ी उम्र की हस्ती हो, कभी छोटी उम्र में भी हस्तियाँ होती हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर अनम मुख्तार हैं, और अभी जब मोहसिन भाई इनका तारुफ़ करा रहे थे, मोहसिन नवाज़, तो हम ज़रा खुशगपियाँ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये आप कह सकते हैं, नाम तो इनका डॉक्टर अनम मुख्तार है, मगर हम इनको डॉक्टर अनम ख़ुद मुख्तार भी कह सकते हैं। तो ख़ुद मुख्तार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई अब डॉक्टर अनम से क्योंकि थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई है, तो मैं प्रोग्राम में जो शुरू में तारुफ़ में ये जानना चाहूँगा कि आप अपने मुतल्लिक़ हमें कुछ बताइए। मिसाल के तौर पे सबसे तो पहले बताएं कि आप डॉक्टर कौन सी वाली हैं, पीएचडी वाली डॉक्टर हैं, एमबीबीएस वाली डॉक्टर हैं, आप कोई आपने होम्योपैथ का कोर्स किया हुआ है, आप कौन सी वाली डॉक्टर हैं? बेसिकली आई एम अ फार्मासिस्ट। आप फार्मासिस्ट वाली डॉक्टर हैं, वाह जी वाह। तो ये डी फार्मेसी होती है? एग्जैक्टली, इट्स अ डी फार्मेसी। अच्छा, अब ऐसा है कि आपने थोड़ी देर बात करते रहना है, क्योंकि इधर से ज़ुबैर भाई जो है ना इस कैमरे के सामने से मेरे लिए चाय लाएंगे, उतनी देर कैमरा आपके ऊपर रहेगा और आपने बात करनी है। आ जाए जनाब जल्दी से, आप अपने मुतालिक और हमें बातें बताइए। बेसिकली आई एम अ डी फार्म डॉक्टर एंड चले, अब तो आपने ब्रेक लगा दिया, अब तो मैं वापस बात मगर ये कि वो बात करते भी तो उनका कैमरा वही था आपने ओहो देखा ना, गलती यार, गलती। चले आज इसी बहाने जो है ज़ुबैर भाई भी कैमरे में आ गए, नहीं आए, वाह जी भाई, ये हमारे लो जी, मुझसे तो गलती हो गई थी। देखिए इंसान से गलती हो जाती है, मगर जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं अरसलान मलिक साहब, उन्होंने टेक्निकली संभाल लिया। देखें हुसैन साहब आप भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये डॉक्टर अनम मुख्तार के भाई हुसैन भाई भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आपने कल जीडी पायलट बनना है
और कोई भी हो सकता है कि मौके पे एकदम चीज़ें जो है उनके मुताबिक मैनेज करना पड़े। आप देखें ये कैसे मैनेज कर रहे हैं। इन्होंने भी जीडी पायलट बनना है, ये बन भी चुके हैं, पायलट स्कूल में पढ़ते रहेंगे। जी जनाब, जी। डॉक्टर अनम मुख्तार साहबा, आपने डी फार्मेसी की, डी फार्मेसी के अलावा भी आप में बड़े बड़े गुण हैं, वो भी तो हमें बताइए। Basically, I'm also doing coaching. This is a business coaching and life coaching. ठीक है. डॉक्टर अनम, कहाँ डी फार्मेसी दवाइयों का काम, यानी कि फार्मेसी एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स और ऐसी चीज़ें और साइड इफ़ेक्ट्स और मेन इफ़ेक्ट्स और तो कहाँ लाइफ कोचिंग और ये कैसे, ज़रा इनको मैच करके बताइए ना। ज़रूरी नहीं कि जो हम काम करें वो मैच ही हो रहा हो. समटाइम्स वी आर डूइंग बोथ ऑपोजिट एंगल्स वर्किंग. ये क्या है, ऑपोजिट है या ये कुछ मैच? जिस तरह कुछ ख़वातीन है ना, जैसे आपने ड्रेस पहना है, एक कलर का ड्रेस पहना है, बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह, कुछ मिक्स एंड मैच होता है। मैंने दुपट्टा नीला, कमीज़ पीली और शलवार सब्ज़, कैसे सब्ज़ कदम, तो ये किस तरह की मिक्सिंग एंड मैचिंग है? इट्स अ मिक्सिंग लाइक हम लोग प्रोफेशनली तो काम कर रहे होते हैं, मगर जो मेरा कॉन्सेप्ट इसमें ये था कि हम लोग पर्सनल लाइफ को किस तरह से मैनेज करते हैं. ठीक है, अगर हम टीचिंग की बात करते हैं तो एक टीचर बच्चों को ये तो पढ़ा रहा होता है, दिस इज़ अ सब्जेक्ट और आपने उसमें ये काम करना है, या आपने उसको स्कोर करने के लिए ये आपको आना चाहिए. ठीक है, majority cases, I am not talking about the particular teachers, majority of the teachers are the professionally and the subject oriented, but concept पीछे ये था कि किस तरह से आप लाइफ को सीखें, उसको लर्न करें, ताकि आपको उसके बाद उसको बेसिक सीखने के बाद अपने आप को मैनेज करने के बाद आपके पास जो भी टास्क आगे आएगा आप उसको बहुत इजीली मैनेज कर सकोगे. द बेसिक थिंग इज़ द मैनेजिंग योर सेल्फ, योर ओन लाइफ, योर ओन पर्सनल पर्सपेक्टिव्स. ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसको लिंगर ऑन करूँ तो एक कॉन्सेप्ट है हमारा इमोशनल. आधा घंटा आपने बोलना है, आधा घंटा. वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ द इमोशनल डाइट. ठीक है, जी जी, इमोशनल डाइट जी. नहीं, आई थिंक आप कहना चाह रही हैं डाइट जिस तरह डाइटिंग होती है, यानी कि डाइट इन विच यू वांट टू लूज वेट. इमोशनल डाइट तो नहीं ना हो सकती. ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस. ठीक है, एक इंडिविजुअल, एक ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ 4 थिंग्स. ठीक है, एक हमारी बॉडी होती है. ठीक है, बॉडी विदाउट सोल इज यूजलेस. ठीक है, एक इंसान सोल और बॉडी मिक्स चल रहा होता है, लेकिन मिक्स एंड मैच हुआ नहीं, मिक्स एंड मैच नहीं है, इट्स अ बेसिक थिंग. ठीक है, ह्यूमन बॉडी, सोल, इट्स माइंड एंड हार्ट. 4 चीजें हो गई. 4 चीजें हो गई. ठीक है, अगर हम किसी इंसान, यस, याद भी तो करना है ना. एक तो होगी रूह, स्पिरिट, सोल, 3 चीजें हो गई. एक ही है, एक ही है ये एक. और एक होगी बॉडी, हार्डवेयर, ये जिस्म खाकी, बिल्कुल, जिसने रहना कोई नहीं, बिल्कुल. और एक जो उसके अंदर कल्ब, फवाद, फवाद मतलब कल्ब, फवाद जो परेशान सा दिल होता है, और कल्ब जो है वो दूसरा. ऐसा है कुछ जी. और चौथी चीज़ जो आपने क्या बताई? मैंने माइंड बताया. माइंड सबका होता है? बिल्कुल होता है, सब में होता है, बिल्कुल होता है. अच्छा, 4 चीज़ें हो गई. अच्छा, इसकी डिवीजन मैंने इस वजह से इस तरह से की है ताकि आपको समझा सकूं कि हम लोग अगले कॉन्सेप्ट को समझा सकूं. बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो हम फिजिकल डाइट लेते हैं, डेली बेसिस पे लेते हैं, हर पर्सन लेता है. और किसी दिन कभी कोई भूला है? 24 घंटे 24 घंटे में, अल्लाह माफ करे, सत्यानाश हो जाएगा, चक्कर आ जाएगा. कभी हम नहीं भूलते हैं फिजिकल डाइट लेना. ठीक है, बिकॉज दिस इज द सर्वाइवल. सेकेंडली हमारे पास आती है आपका मेंटल डेवलपमेंट या मेंटल डाइट, जिसे हम माइंड के लिए अपनी डेली बेसिस पर हमारे एजुकेशन सिस्टम है और दूसरे काम हम कर रहे होते हैं कि अगर हमने मेंटल डेवलप करना है तो हमें मेंटल हेल्थ के लिए इसके ऊपर काम करना होता है. आई यू अंडरस्टैंड? नो.
ओके कैसे काम जैसे अगर कोई देखिए, ये पर्सन, मेरा मुंह है, हाँ ठीक है, इसमें मैं ऐसे डालता हूँ हाँ। ना, तो माइंड में मैं कैसे डालूँ? नहीं, अगर हम लोग एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो अगर आपने ग्रो करना है तो आप पढ़ते ग्रो हैं। तो डॉक्टर साहबा मैंने जितना करना था कर लिया। अब तो एक ज़माने हो गए, मेरा बड़ा शौक था, मैं 6 फुट का हूँ, अगर अब तो ग्रो कर ही नहीं रही है, अरसलान है 6 फुट का, मैं तो ग्रो नहीं कर रहा। अब उल्टा चल रहा है डॉक्टर साहबा, बजाय यूँ ग्रो करने के ना अब मैं यूँ ग्रो कर रहा हूँ, उससे लड़ना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ ग्रो ना करूँ, माइंड को कैसे मैं फीड करूँ? दिस इज फिजिकल, ठीक है। हाँ, तो माइंड को कैसे फीड? माइंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें मेंटल डेवलपमेंट की, अगर एक बच्चे ने, जिस तरह से अभी बात हो रही थी कि पायलट बनना है, हाँ। तो उसको उस पाथवे से गुजरने के लिए एक प्रॉपर उसकी डाइट होगी जो कि उसके कोर्स वर्क की होगी, ठीक है, उसका लिटरेचर होगा। अगर आप उस लिटरेचर में से या उस कोर्स में से, उस एग्जाम्स में से गुजरेंगे तो वो आपकी एक मेंटल, यानी एक कुछ पढ़ने की चीज़ें होंगी, बिल्कुल, कुछ जो है वो ट्रेनिंग्स होंगी, कुछ हैंड्स ऑन होंगी, कुछ जो है वो पढ़ के पता चलेगा, कोई उसको एजुकेट करेगा, कोई उसका एक्सपर्ट होगा, ये सारे सॉफ्टवेयर्स होंगे, ये सारी एप्स होंगी जो जब उसको बताई जाएंगी तो वो कानों से सुनेगा, आंखों से देखेगा, बिल्कुल, हाथों से और पाँव से उसको हैंड्स ऑन करेगा, यानी जो उसकी तीसरी टैक्टाइल सारी है, यानी विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल और भी कोई चख के कुछ देख लेगा। और जो एक सेंस है, मसलन पायलट की आप बात कर रही हैं, तो जो एक जब वो एयरक्राफ्ट में बैठेगा तो उसकी एक स्मेल होगी, सो साउंड्स एंड स्मेल्स एंड टेस्ट, तो ये उसकी माइंड की फीडिंग है। बिल्कुल, ओके। नेक्स्ट इज द स्पिरिट, सोल, बीइंग अ मुस्लिम। बाद में आती है, पहले तो आपने शुरू में डाली थी। वन इज द फिजिकल, सेकंड इज द मेंटल, थर्ड इज द स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल डाइट which we are taking on daily basis being a Muslim, ठीक है, in the नमाज फॉर्म और in the specific अबादात, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए नमाज डेली बेसिस पे 5 टाइम्स फिक्स की हैं, ठीक है। इट मीन्स कि हमें वो डेली बेसिस पे लेनी है इफ़ वी वांट टू बी स्पिरिचुअली हेल्दी। नमाज मुस्लिम कुछ पढ़ते ना कुछ नहीं पढ़ते। एंड वी आल्सो सेइंग द डिफरेंस इन द स्पिरिचुअल हेल्थ आल्सो। अच्छा, ठीक है। बहुत से लोग रिलैक्स होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं और बहुत से नहीं होते हैं। डॉक्टर साहब, आज मैंने कनेक्शन बात करनी है, बड़ी माजरत के साथ, मैं अगर इजाज़त दें तो मैं कर लूँ। सुल्तान भाई, आपने मिस की हेल्प करनी है, अगर जो है ना, आपने भी अपनी इनपुट देनी है। और नाजरीन, मैं ये मिस से ज़रा थोड़ी सी औखी सी बात कर लूँ, क्योंकि डॉक्टर साहिबा हैं, मेडिसिन्स वाली डॉक्टर हैं ये। तो डॉक्टर साहिबा देखिए, ये जो स्पिरिचुअल हेल्थ की आपने बात की है, तमाम अपने प्यारे प्यारे डैश भाइयों के साथ में कहते हुए यानी मुसलमान भाइयों के साथ, ये जितने भी हमारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, हज भी करते हैं, उम्रा भी करते हैं, पर कई जगहों पे ना लोगों के साथ डंडी मार जाते हैं। ओके। और फिर क्या करते हैं कि कई चीज़ें जो है ना वहाँ पे फेयर नहीं होते। फेयर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स जो कि वो फेयर वो यूज़ करती हैं क्रीम, ये वो वाले फेयर नहीं, वो तो हो जाते हैं, मगर दे आर नॉट लाइक, जितना कुछ छुपा लेते हैं, कुछ गड़बड़ कर जाते हैं, कुछ डंडी मार जाते हैं। एग्जैक्टली। अब ये कैसी स्पिरिचुअलिटी हुई डॉक्टर साहब? स्पिरिचुअलिटी उन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी, इट डिपेंड्स अपॉन द फीडिंग दे आर। अगर वो स्पिरिट को, जी, रूह को, जी, क्या फीड जो कर रहे हैं? नमाज, हाँ। एक मुसलमान पढ़ता है, एक चीज़, ठीक है, हो गई। और एक पर्सन जो कि नमाज वो भी पढ़ता है, लेकिन उन दोनों की जो क्वालिटी है, दैट इज द मेजर थिंग। नमाज पढ़ना इटसेल्फ इट्स नॉट अ मेजर थिंग। मेरी तो नमाज आज तक नहीं ठीक हुई, मैं नमाज पढ़ता हूँ, इधर उधर के ख्यालात आ जाते हैं। दिस इज नॉर्मल। अच्छा, दिस इज नॉर्मल। शुक्र है, मैं मुझे डर लग रहा था, मैंने कहा अब नॉर्मल हरकत ना हो रही है।
जो क्वालिटी ऑफ इबादत है या जो क्वालिटी ऑफ स्पिरिचुअल डाइट है वो मैटर करती है कि आपकी कितनी होती है। जैसे बिल्कुल इसी तरह से है। इसी बात को कैरी ऑन करने में बहुत माजरत, आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं बार बार आपको टोक रहा हूँ। मुझे हज़रत अली करम अल्लाह वजहू की एक बात ऐसी याद आ गई कि मुझे कहे बिना जो है ना रोका नहीं जा रहा मुझसे। सुल्तान भाई वो ना एक यही जो मैंने बात कही है ना, तो एक यहूदी उनके पास आ गया, कम व बेश बता रहा हूँ, एग्जैक्ट शायद ना बता सकूँ। तो उसने कहा कि ये जो आप लोग नमाज पढ़ते हो, तो जब नमाज पढ़ते हो तो कभी कोई और भी ख्याल अल्लाह के अलावा आता है? उसी के सामने पढ़ते हैं ना अल्लाह के रब के लिए, तो कोई और भी ख्याल आता है? उन्होंने कहा जी आ जाता है। हज़रत अली ने नहीं, अपना नहीं बताया, लोगों का बता रहे थे कि मुसलमानों को और भी ख्यालात आ जाते हैं, तो कई दफ़ा शैतान वाले वसवसे भी आ जाते हैं। बिल्कुल। तो उसने कहा एक ही खुद मुसलमान हुए तुसी कि पढ़ नमाज रहे हो रब दी ते विच शैतान भी आ गया, तो यह तो कोई गल ना हो। तो हज़रत अली ने उसको कहा कि देखो बात सुनो। तो उसने अपना भी बताया, उसने कहा कि मगर मैं जब नमाज़ पढ़ता हूँ तो मुझे तो कोई शैतान का ख्याल नहीं आता, पता नहीं वल्लाह आलम सच कह रहा था, झूठ बोल रहा था, क्या कह रहा था। उसने कहा जब मैं इबादत करता हूँ तो मुझे कोई शैतान का ख्याल नहीं आता। तो हज़रत अली करम अल्लाह वजहू आपको पता है इल्म का दरवाज़ा भी थे। बिल्कुल। तो उन्होंने फरमाया कि एक बात बताओ, छोड़ो इस बात को, एक बात बताओ, अगर एक घर जो है मफलूकुल हाल, टुट्टा फुट्टा, बिल्कुल खालम खाली, कोई कुछ भी नहीं, वहाँ चोर आना पसंद करेगा, या जिस घर में ख़जाना हो, हीरे जवाहरात हों, बड़ी बड़ी चीज़ें हों, चमक दमक हो, वहाँ चोर आना पसंद करेगा? क्यों जी सुल्तान भाई? बिल्कुल। किधर आएगा चोर? जहाँ पे खजाना होगा वहीं पे जाएगा। उन्होंने कहा भाई यार, इस्लाम जिसके दिल में है, जिसके दिल में अल्लाह का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, वो तो कहेगा ये तो छा गए और ये इन्होंने तो सीधा जन्नत में चले जाना है, इन्होंने सब तो पहले जड़ा नप लो। तो ये भी एक स्पिरिचुअलिटी है। जो आप बात फरमा रही थी, मुझे ये वाक़या याद आ गया कि शैतान कहा नमाज पढ़े हम, कहा नमाज पढ़ो तुम, कहा शैतान का डर है, कहा शैतान तो होगा, कहा पेशावर जाएं हम, कहा पेशावर जाओ तुम, कहा पठान का डर है, कहा पठान तो होगा, कहा जो है ये समंदर की सैर को जाएं हम, कहा समंदर की सैर को जाओ तुम, कहा तूफ़ान का डर है, कहा तूफ़ान तो होगा। तो जहाँ पे जिस चीज़ का वहाँ पे वो चीज़ तो होगी। तो एक तो डॉक्टर साहिबा ये मैं अब आपको टोकने की कोशिश करूँगा कि ना करूँ, जो कि मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। यार वो टेप है जो डक्ट टेप लगा दी जाए मुँह पे, ज़रा देखें बंदोबस्त करें ताकि डॉक्टर साहब थोड़ी देर बोल सकें। तो आप बता रही थी स्पिरिचुअलिटी के मतलब और रूह के मतलब और उसकी फीड करने के उसको, क्योंकि आप आज हमें एक कॉन्सेप्ट जो दे रही हैं मेरे लिए ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट है, और वो ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट ये है डॉक्टर साहिबा कि आप फरमा रही हैं कि एक इमोशनल क्या डाइट, बड़ी बड़ी डाइट सुनी मैंने, मगर ये इमोशनल डाइट पहली दफ़ा। जी जी। जिस तरह से हम फिज़िकल डाइट की बात करते हैं तो क्वालिटी की बात आ जाती है उसमें। एक इंसान बहुत अच्छी डाइट ले रहा है, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड्स हैं, उसके फ्रूट वेजिटेबल्स और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत अच्छी उसकी डाइट ले रहा है, ठीक है, और द सेम पर्सन डाइट तो वो भी ले रहा है लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है, तो उन दोनों की हेल्थ भी उसी तरह से होगी जिस तरह की क्वालिटी ऑफ फूड होगी, ठीक है। सिमिलरली स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी या स्पिरिचुअल हेल्थ में भी हम लोग की क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं कि जिस तरह की आपकी नमाज होगी उस तरह का आपका सुकून होगा। तो बीइंग अ मुस्लिम वी हैव द कंप्लीट सिस्टम बाय द इस्लाम कि आपने अगर दिन स्पेंड करना है तो उसमें ये चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए करना है, जो कि हम अक्सर औकात नहीं कर रहे होते हैं। इवन कि आपने बोलना कैसे है, चलना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, वी हैव द कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। हिस्सा किस चीज़ का? स्पिरिचुअलिटी का। ये भी चलना, बोलना, उठना, बैठना। वी हैव द कंप्लीट कोड ऑफ सिस्टम वाया इस्लाम, ठीक है। सेकेंडली जो बात हो रही है हमारी वो है इमोशनल डाइट की। वी आर सीइंग इन आवर सोसाइटी क्रिटिसिज्म, इंटॉलरेंस, डिप्रेशन, ये बड़ी अच्छी बात है हमारी सोसाइटी में। देखिए
हम कोई अगर बुरी बात है तो उसकी ऐसी की तैसी फेर देते हैं, बाल की खाल उतार देते हैं, ये गुड बात है। बिल्कुल, मतलब कई बुरी है, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं। नहीं मगर ये अच्छी है, बुरी बात है। अगर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो वो गलत बात है। अच्छा थोड़ी सी कर आई मीन कि आप कह रहे हैं कि मैं आपको इस सिस्टम बता रही हूँ कि सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें प्रिवेल कर रही हैं, इंटॉलरेंस प्रिवेल कर रही है, स्ट्रेस है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, हम लोग किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो कि नेगेटिव हो रही हैं। पता है कि शादी होती है ना, हाँ, तो पहले शुरू में ना वो एक दूसरे को कहते हैं कि मेरे बगैर तू नहीं, तेरे बगैर मैं नहीं। उसके बाद जब शादी हो जाती है, कुछ दिन गुजर जाते हैं ना, तो आज मैं नहीं है तू नहीं। सही, कैरी ऑन। इंटॉलरेंस की बात जी जी जो आप कर रही थी, ऐसे ही है, ठीक है। तो इमोशनल डाइट में हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हम लोगों को ज़्यादा सेल्फ इस्टीम को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को, टॉलरेंस को, पेशेंस को, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलकर चलने को, ठीक है, अपने एक स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना है, देन वी हैव टू टेक ऑन डेली बेसिस समथिंग लाइक दैट जो कि आपको इस चीज़ के लिए प्रोवोक करे, ठीक है, फॉर दिस पर्पस। अच्छा डॉक्टर साहब ये देखिए, एक आपने जो ताल्लुक़ बताया ना वो अल्लाह से बताया, बिल्कुल, जिसमें आपने नमाज का जिक्र किया है। अगर आप मुसलमानों की बात कर रही हैं तो आगाज़ तौहीद से होगा। तौहीद का जो कॉन्सेप्ट है, अल्लाह की वहदानियत और उस पर रासिखुल अकीदा, पक्का यकीन। दूसरी तरफ जितना भी अल्लाह मियाँ के मुतालिक मुसलमानों को पता है ना, वो एक ही सोर्स से पता है, जितना मुसलमानों को पता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिश्चियंस और ज्यूज़ और वो जो उससे पहले थे हुनफा और साबईन, उनकी बात नहीं कर रहा। तो वो सोर्स है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने बताया कि ऐसे होता है, इस तरह करना है, ये करना है, वज़ू करना भी उन्होंने ही बताया। तो इसका मतलब है कि पहली चीज़ तो ये है कि कलमा पढ़ोगे तो बात बनेगी, आधा कलमे से नहीं बात बनेगी, पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह और फिर मुहम्मद रसूलुल्लाह। बड़ा बैलेंस्ड है कलमा माशाल्लाह। अगर आप इसको देखें ना तो जितने अल्फाज इस तरफ हैं उतने ही इस तरफ हैं, मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और वेरी बैलेंस्ड। ये एक और चैप्टर है। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा आपने नमाज का बार बार जिक्र किया कि उसमें डिसिप्लिन भी है, उसमें जो है खड़ा होना कैसे है, अदब से कैसे खड़ा होना है, अल्लाह से कैसे लौ लगानी है, दुआ कैसे करनी है, यकीन कैसे रखना है कि ये दुआ मुकम्मल होगी। जो आप लफ्ज़ बोल रहे हैं अरबी में हैं, अरबी ज़ुबान हमें आती कोई नहीं, तो अरबी में क्या कह रहे हैं ये जान लेना कि एक एक लफ्ज़ में क्या कह रहा हूँ, इसका मतलब क्या है। और फिर ये जानना कि नमाज में अगर मैं सौमो सलात दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ तो ये क्यों पढ़ रहा हूँ, और इसके आखिर में जो दुआएं आ रही हैं ये अपने बच्चों के लिए हैं, कोई अपने वालिद के लिए हैं, कोई अपने इल्म के लिए हैं, कोई जो भी दुआएं आप करते हैं, और उससे पहले कुरान का कुछ हिस्सा जो पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं। तो ये एक मुकम्मल जामे चीज़, और पाक साफ़ हो के आप बिल्कुल सामने खड़े हो गए, जैसे किसी बिग टाइम किसी से मिलते हैं। आम भी मैं यहाँ आया हूँ बड़ा तैयार श्यार हो के आपने आया, तो सुबह तो ऐसी शक्ल नहीं थी ना जब मैं बिस्तरे से उठाऊँ। तो इसी तरह से वो भी फ़ौरन वज़ू शज़ू किया, अपने हाथों को पाँव को साफ़ किया। ये एक आपने बताया। तो जिस्म की तहारत भी हो गई और फिर कनेक्शन भी हो गया, ये जो आप बात कर रही हैं। और फिर उसके बाद जो आपने दूसरी बात की है ना डॉक्टर साहब, वो तो इस इरकान इस्लाम की बात अगर हम करते हैं तो भाई वो जो है रोज़ा, अभी मैं उसमें डिटेल में नहीं जाता, उसको छोड़ देते हैं। तो ये 5 हैं, ये भी स्पिरिचुअल। मगर जो आपने ऐसे क्रिटिसिज्म, इंटॉलरेंस, ये अल्लाह मियाँ के साथ तो रिलेशन ना हुआ, अल्लाह ताला के साथ नहीं है, लेकिन हमने जिस दुनिया के अंदर रहना है उनमें हम लोग इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो ये आप कह रही हैं कि स्पिरिचुअलिटी हासिल करने के लिए एक अल्लाह के साथ लगाव है और दूसरा उसके मखलूक के साथ लगाव है। तो ये दोनों मिलेंगी तो फिर मुकम्मल स्पिरिचुअलिटी आएगी, अलग अलग से नहीं आ सकती। बिकॉज वी हैव टू मेक अ बैलेंस in our physical, mental, emotional and social life. Any person who can balance वही सक्सेसफुल होगा, नॉट दुनियावी लिहाज से बल्कि अखरवी लिहाज से भी, दोनों तरह। तो द थिंग विच वी नीड टू स्पेंड इन आवर लाइफ इज़ द बैलेंस।
तो हम लोगों का फोकस इसी चीज़ के ऊपर होना चाहिए कि ज़रा डाइट करा के दिखाएं मुझे, इमोशनल डाइट। ओके, इमोशनल डाइट का कॉन्सेप्ट में ये है कि हर सुबह आप अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं और साथ ही न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल पे एक नेगेटिव किस्म की या जो फिल्टर्ड किस्म की हमें चाहिए होती है सुबह के टाइम जब आप उठते हैं तो आपका स्टेमिना या आपकी जो बॉडी का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा ब्लैंक होता है, फ्रेश होता है और ब्लैंक होता है। उस टाइम पे आपको इतनी ज़्यादा सोचें नहीं होती हैं, ठीक है। तो आप वासिफ अली वासिफ का जो एक जुमला है कि इंसान बर्तन से निकलता वही है जो उसमें डाला गया होता है, तो इंसान भी अपने अंदर जो चीज़ डालता है वही निकलती है। तो अगर हम सुबह सुबह अपने अंदर वही नेगेटिव बातें और मारधार और सब कुछ उस तरह का इनकलकेट कर रहे होते हैं तो एट द एंड हाउ वी कैन से दैट कि हम लोग के अंदर से बहुत डॉक्टर साहबा फिर से मैं दरमियान में आके आकर रुक जाएं, मुझे बोलने दें। आपको तो कोई एतराज़ नहीं जो मैं बात नहीं सर, मैं बहुत खुशी से और तमुल से सुन रहा हूँ और बहुत बेहतरीन। बार तो नहीं, बोझ तो नहीं? नहीं डॉक्टर साहबा, आपको पता है हमारे जो बड़े थे, बड़े बुज़ुर्ग पढ़े लिखे टाइप, वो सुबह सुबह पता क्या करते थे? न्यूज़पेपर जाके ख़ास ना अखबार वाला आता था, यूँ अखबार फेंकता था, ब्लुंग करके अखबार गिरता था, वो जाते थे अखबार ला के आते थे। उनका दिन का आगाज़ अखबार से होता था। फिर उसके बाद एक दौर आया जिसमें टीवी या रेडियो पहले शुरू में चल पड़ता था, रेडियो की न्यूज़ नशर होती थी, फिर टीवी आ गया, ब्रेकिंग न्यूज़। कैसे ब्रेकिंग न्यूज़ है? अब तो ज़माने ही नहीं रहा, रेडियो की खबरें आती थी कि मुल्तान में एक ट्रेन कल्टी खा के गिर गई और उसमें 25 लोग जाँ बहक हो गए, और कराची में जो है बंदरगाह पे कुछ कज़ाकों ने एक साहब की मूंछ कतर दी। कुछ ऐसी मतलब ख़बरें आती थी ऐसी, और बड़ी ख़तरनाक, खुदा न खास्ता फ़लाँ के घर जो है डाका पड़ गया, वो मर गया, वो जो है उसका इतना नुकसान हो गया। अच्छा, ये कौन सुन रहे हैं? सुबह सुबह जो अभी आप बात कह रही, तो मैं उसी से तो कहा रुक जाइए, मुझे बोलने दीजिए। यानी खुद कह रहे हैं आ बैल मुझे मार। अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी अखबार खोलेंगे, देखेंगे बेगम सुनती हो, ये देखो नारोवाल में ख़बर आई है कि एक जो है यंग लड़की, उसको उन्होंने मर्डर कर दिया और उसके साथ बहुत बुरा किया और उसके जो है पैसे भी लूट लिए और उसके बाप को भी कत्ल कर दिया। ये देखो कैसे ज़माना आ गया, सुन रही हो? और ये एक बेगम, एक बीवी ने अपने शौहर को जो है बहुत बुरा भला कहा, जिसमें गुस्से में आके उसने उसके मुंह पे तेज़ाब फेंक दिया। तो देखो बेगम, ये कैसी बातें हो रही हैं, कैसा ज़माना आ गया। हाँ, ऐसे शौहर ही बुरे होते हैं। अब क्या हुआ कि ख़बर पढ़ते पढ़ते दिन का आगाज़, मूड चुन चुन के वो ख़बरें पढ़ रहे हैं जो कि इंतहाई ख़तरनाक हैं। अच्छा, अब वो जो बातें हम कर रहे हैं और जो ज़हन पे जिसके वो बात जाके असर कर रही है, वो कौन लोग हैं? अखबार वाले ने तो छाप दी सनसनी खेज़ ख़बर, यानी जो बहुत ही उसको ज़्यादा बिक्री हो जाए। जो था रेडियो वाला, उसने ऐसा बुलेटिन लिख दिया कि लोगों की तवज्जो उधर हो जाए। टेलीविज़न वालों ने ऐसे एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ चला दी। असर कौन ले रहा है? आम आदमी। Who is allowing all those news which are very negative and very bad and have happened elsewhere, somewhere, nothing to do with my personal life, but I am letting that negativity soak into me right in the morning, and I'm not just keeping it to myself, I'm also sharing it with my family members, and then I'm trying to equate। मैं सोच रहा हूँ कि यार देखो दुनिया इतनी बुरी हो गई, और फिर मैं उसी को लेके बाय द टाइम मैंने नाश्ता किया, तैयार हुआ और जाने लगा, तो बेगम साहिबा ने कहा कि भाई फ़लाँ चीज़ लेते आओ। सुबह सुबह तुम्हारी डिमांड शुरू हो गई। अच्छा, मूड बिल्कुल ठीक था जब आपने फरमाया सुबह उठे थे। बाय द टाइम हमने अपने जहन में ऐसी चीज़ों को गर्दिश करने दी,
जिसकी वजह से मूड बर्बाद हो गया। तो ये इमोशनल डाइट जो है, आपने बात जो कही है, अभी अभी मुझे समझ आने लगी आपकी बातों से कि ऐसी इमोशनल डाइट जो हम अपने अंदर डाल रहे हैं, जो कि हमें असल में परागंदा कर देगी, बेड़ा गर्क कर देगी, और हमारी इमोशंस, हमारी थॉट्स, हमारी कॉग्निशंस, हमारी सोचें, वो जब मुंतशिर हो जाएंगी और सत्यानाश हो जाएगा, तो उन सोचों का असर हमारे जज्बात पे पड़ेगा, और जज्बात पे पड़ेगा तो हमारे इमोशंस जो हैं वो तितर बितर हो जाएंगे, और उनका असर हमारी ज़ुबान पे आएगा, और उसका असर जो है हमारे एक्शंस में आएगा। और अब हम पहुँचे दफ्तर, और रास्ते में ट्रैफिक और उसका शोर, और फिर हम पहुँचते मूड ख़राब, बाय द टाइम ऑफिस पहुँचे थोड़ा लेट हो गए, बॉस ने झाड़ पिला दी, सारा दिन बर्बाद, इमोशनली बैंकरप्ट। यही बता रही थी। बिल्कुल। और घर आके जब आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो अपना गुस्सा उनके ऊपर, और फिर हम उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये हमसे अच्छे से बात नहीं करते, ये हमारी बात नहीं सुनते, और ये हमारे साथ ये हो रहा है माशरे। एंड हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? यहाँ पे तो मिस दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाएंगी, मगर आपने जिस डायरेक्शन में मुझे लगा दिया है, उस डायरेक्शन में मेरे जवाब एक है, और अगर मैं जनरल बात करूँ तो जवाब दो हैं। जनरल बात करूँ या आपकी बताई हुई डायरेक्शन की बात करूँ? आप दोनों बातें कर सकते हैं। दोनों कर लेता हूँ। देखिए, जनरल तो ये है कि मैं कहूँगा ये अखबार वाले बुरे हैं, ओके, ये बीवी बुरी है, ये दफ्तर बुरा है, ये ट्रैफिक बुरी, ये बुरा, वो बुरा, तू बुरा, मैं बुरा, हर चीज़ बुरी। ये तो है जनरल सी बात, ब्लेम गेम। और जो बात आप मुझे बता रही हैं इमोशनल डाइट वाली, उसके तहत तो अगर कोई बुरा है और किसी ने सही होना है तो वो मैं खुद हूँ। ठीक है, सही बताया? बिल्कुल सही। आपने पास कर दिया मुझे? बिल्कुल सही सर। कितने नंबरों में पास किया? यू आर 100%। मैडम थोड़े कम कर लेना इतने तो नंबर मुझे ज़िंदगी में नहीं किसी ने दिए। थैंक यू नाजरीन। डॉक्टर अनम मुख्तार के लिए बहुत सी तालियां। थैंक यू जी, प्लीज़ कैरी ऑन। अगर हम फिजिकली डाइट, अगर हम फिजिकली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, स्पिरिचुअली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, मेंटली अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो इमोशनली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपनी बनती है कि जो हम हैं वो हम हैं। ठीक है, हम ये कहना कि मैं उस वजह से ABCD वजह से ऐसा नहीं कर सका, या मैं उस वजह से ये काम नहीं कर सका, या मेरी कंडीशन का जिम्मेदार दूसरे लोग हैं, तो वो ब्लेम गेम होगी। किसी को उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा उसकी अपनी ज़ात को, सिवाय कि खुद अपने आप को पीछे करने के। कुड़ता रहेगा, जलता रहेगा, हाँ। सड़ता रहेगा। फिर उसके बाद जाके जो ट्रैफिक में उसको बंदा मिला था, उसको ढूंढे पहले, यार तू बड़ा गंदा ड्राइवर है, बड़ा माठा ड्राइवर है, तेनू लाइसेंस ना तेरे को ले लिए। अच्छा, बीवी को कहेगा भाई तुम्हारी वजह से मुझे बड़ी तकलीफ़ पहुंची, तुम जो है ना यूँ हो, तुम वो हो। वो क्या कहेगी? वो आके उसको जो है प्यार करेगी, वो भी उसको वैसी कहेगी। जो बकरे ने मारा है बकरी को सींग, तो बकरी भी मारेगी बकरे को सींग। तो फिर वो बच्चों को बुरा कहेगा। बच्चे शायद आगे से कुछ बोलें तो ना, मगर दिल में उनको अच्छा नहीं लगेगा कि बाबा जो बातें कह रहे हैं कुछ अच्छी नहीं है, मज़ेदार नहीं है। उसके बाद दफ्तर में जो अपने साथी हैं उनके साथ अगर बजाय अच्छी बात करने के सारा गुस्सा घर का उधर उतारेगा, और उनका जो वापस रिएक्शन, देखिए हर चीज़ का रिएक्शन तो होता है, तो वो फिर लेके जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा जब वापस जाए। आपने देखा है लोग जब वापस जाए सुबह ऐसे करके आते हैं, यूँ करके जब जाते हैं ना, तो यूँ बेचारों ऐसे बोझ जैसे पता नहीं कंधों पे, वो सारे दिन का बोझ होता है। सारे दिन उन्होंने फिजिकल वर्किंग कोई की होती ना, है ना, दे आर मेंटली एंड इमोशनली सिक, एग्जॉस्टेड। डॉक्टर साहब ये जो जगह है ना, ये खिंच जाती है। ये पता है कब खिंचती है? जब आपने बहुत सारा बोझ अपने ऊपर लिया। अच्छा, वो बोझ नज़र नहीं आता, ये वो बोझ है जो आपने, अच्छा उसकी बजाय अभी मैं यहाँ प्रोग्राम करने आ रहा था, थका हुआ, अगर आप मेरी बॉडी लैंग्वेज चेक करती ना, बिल्कुल प्रोग्राम से 5-5 मिनट पहले ऐसे मैं सांस लिया 2-4 दफ़ा। ये आपके साथ बात करने में ऐसा इन्वॉल्व हुआ, ऐसी अच्छी अच्छी आपने प्यारी बातें की, उनसे मैं फ़्रेश हो गया। तो जब हम लोगों के साथ अच्छी बात करते हैं तो वो सारी
थकन, बोझ सब इजी हो जाता है, उड़न छू हो जाता है। ये बड़ी ज़बरदस्त आपने इमोशनल डाइट जो हमें बताई है, ज़बरदस्त बता दी है। अच्छा, अभी इस पे हम फिर पलट के आते हैं। लाइफ कोचिंग इमोशनल डाइट के अलावा भी कुछ और भी ऐसा पहलू है जो आपने बताना है अपने मुतालिक? जी, लाइफ कोचिंग इससे मुराद ये है कि हम कस्टमाइज़ किस्म की कोचिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन का एक स्पेसिफिक इशू है, तो हम उसके सिनेरियोज़ को, उसकी कंडीशन को और उसके सर्कमस्टांसेस, उसकी थॉट्स को लेकर स्पेसिफिक रिज़ल्ट ओरिएंटेड उसकी कोचिंग करते हैं। जो कि रिज़ल्ट ओरिएंटेड, जो कि कस्टमाइज होती है उस पर्सन के अकॉर्डिंग, वो क्या चाहता है एट द एंड। दैट इज़ द स्पेसिफिक लाइफ कोचिंग। अच्छा, तो टाइम देख लेते हैं कि टाइम क्या हुआ है। और ये लें जी, लो जी, टेलीफोन मुझे दीजिएगा जब आपके लिए मुमकिन हो, ताकि हम टेलीफोन कॉल्स भी लें। डॉक्टर साहब, मैं ना सुल्तान भाई से और आपसे दो चार बातें करूं। तो बात मैंने ये आपसे करनी है कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में एक बात कही थी कि ज़राअत पे थोड़ी बात करनी। अब आपका टॉपिक भी ऐसा है, उससे मिलती जुलती बातें। किसान भाइयों के लिए कुछ बात कर लें। देखिए, ऐसा है कि हम ज़िंदगी में ये लफ्ज़ कहते हैं कि जो बोएंगे वो काटेंगे, वो काटेंगे। हम ये क्यों नहीं कहते कि जो काटेंगे सो बो देते हैं? क्या ख्याल है? अगर इसको हम यूँ देख लें, यार अभी तो फ़ोन का कहा ही नहीं है, तो पहले से ख़ून करना शुरू कर दिया जी। अब करार है, आई बहार है, थोड़ी देर वेट करो, फ़ोन तैयार है। थोड़ा वेट कर लें, मैं आपको भी दावत देता हूँ। मगरिब के बाद दावत दूंगा मैं आपको, थोड़ी एक ब्रेक लूँगा अभी, और उससे जब पलट के आएंगे ना ब्रेक से, फिर आप फ़ोन कीजिएगा। थोड़ा सब्र रखा ना। अच्छा, तो डॉक्टर अनम मुख्तार, देखिए वो कहते हैं ना कि हम जो बोएंगे सो काटेंगे। अगर हम इसको ऐसे कहें कि हम वो काटेंगे जो बोएंगे, तो ये कुछ गलत हो जाएगा? नहीं है ना गलत? क्यों जी सुल्तान भाई? बिल्कुल, लफ्ज़ों का हेर फेर है, बात हुई है, बातों का हेर फेर है। अच्छा, समझें कि एक आदमी बहुत कुछ ज़बरदस्त अचीव करना चाहता है। सुल्तान भाई, गल छुपानी नहीं, पक्की गल कर देनी। आप क्या चाहते हैं अचीव करना? कई ऐसी चीज़ें हैं जो, उनमें से 10 में से 2 गोल्स बता दीजिए। एक तो मैं अपने एरिया में हॉस्पिटल का मेरा ख्वाब है। वन इज़ हॉस्पिटल, ठीक है, इन योर एरिया। दूसरा ये है कि इन फ्यूचर हो सकता है कि मैं सियासत में और कामयाब सियासत। अच्छा, देखिए, अभी हमने ये बात की है कि जो बोएंगे सो काटेंगे। अब आप तसव्वुर करें, चश्मे तसव्वुर में अपनी आँख के विजुलाइज करें कि आपका वो हस्पताल जो है वो बन चुका है और आप सियासतदान भी बन चुके हैं। ये कब आप सियासतदान बने और कब आपका अस्पताल मुकम्मल हुआ? जिन रास्तों पे मैं चला हूँ, उन रास्तों पे सही तरह चलता जाऊँगा तो मंजिल रहेगी ना। मेरी मंजिल मैंने आपको बता दी, हालांकि मैं ये बहुत कम बताता हूँ, लोगों को बताता हूँ, कम लोगों को पर ऐसे चलो मफरूज़ा ही है, हमने कौन सा सचमुच बना लिया? नहीं, इरादे जिनके पुख्ता होना था जिनकी। मैंने जिस हॉस्पिटल की बात की है, 6 कनाल ज़मीन मैंने 2010-11 से मुख्तस की हुई है और वहाँ पे कुछ नहीं है, अभी वो खाली पड़ी है। तो वहाँ पे मैंने बनाना है हॉस्पिटल, मतलब एक जनरल हॉस्पिटल होगा वो, ठीक है, जैसे प्रारोलाग का या दूसरा।
वो तो ख्वाब मैंने देखा था, तो साथ ही उसकी बुनियाद रख दी थी ज़मीन को मुख्तस करने की सूरत में। दूसरा जो है उसके लिए फाइनेंस, पब्लिसिटी और लोगों से मिलना मिलाना, जो मैं सियासत की बात कर रहा हूँ वो भी मेरा साथ साथ चल रहा है। और जिस रास्ते में चल रहा हूँ कि वहाँ से मुझे पैसा और मतलब शोहरत मिलेगी, उसके लिए मैंने मीडिया का सहारा लिया, जिसमें सिंगिंग भी आ रही है, डायरेक्शन है और कई ऐसे काम हैं जो मुझे लगता है कि ये शॉर्टकट है मेरे टारगेट को अचीव करने के लिए। तो स्लो सही, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी डायरेक्शन कुछ बेहतर जा रही है। देखिए, ये है जो आप काटेंगे, हाँ जी, और बो अब रहे हैं जी, ठीक है ना। और इसमें आप जितनी विविडली विजुलाइज करेंगे, मिसाल के तौर पे अगर आप आंखें बंद करें और आपको अपना अस्पताल नज़र आने लगे और रोज़ाना आप प्रैक्टिस करें और आपको अस्पताल के शोबे नज़र आए, जितनी उसकी डिटेलिंग कर देंगे ना, बना कोई नहीं अभी जी, मगर ये बनना शुरू हो जाएगा, बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे और जितना कुछ बन भी चुका है, जी, देखें वो आपने जो बातें बताई हैं कुछ बन चुका है जी, देखा आपने बना हुआ। इमेजिन जब करते हैं ना, तो एक तो जैसे मैम ने बात की कि आपको क्या कह सकते हैं कि फीड मिलती है आपके दिमाग को और आप पुरसुकून होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आंखें बंद करके सोच रहा हूँ कि मेरा हॉस्पिटल बन गया है और कई गरीब लोगों का इलाज हो रहा है और मुझे दुआएं मिल रही हैं, तो मैं जस्ट उन चंद लम्हों में जब आंखें बंद करके सोच रहा हूँ तो मुझे वाकई सुकून अभी से आता है, ठीक है ना। तो ये भी एक किस्म की आप फीड दे रहे हैं अपने दिमाग को और इमोशंस की, जैसे ये पहले बात कर रही थी। दूसरा एक और चीज़ जो शुरू में आपने की थी नमाज रोज़ा की, कि क्यों वो लोग डंडी मार जाते हैं, ये टॉपिक से बात से हटके है, लेकिन वो मेरे ज़हन में काफ़ी टाइम से चल रही थी। मैं पूछ रहा था ना मैडम। हाँ जी, तो वो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको मतलब बताया। मैं सोचता हूँ कि ये जब आप नमाज़ पढ़ते हैं और सही पढ़ते हैं मेरे ख्याल में, तो आप सही सीधे रास्ते पे चलते हैं और अल्लाह ताला आपको उसका अजर देता है। मगर मुआशरे का जो माइंड सेट है वो इस तरह कुछ हो चुका है कि जो हज करके आते हैं या नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो उन पे हमारी नज़रें ऐसे फोकस करके हम बैठे होते हैं, उनकी छोटी छोटी गलतियाँ इग्नोर नहीं की जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बंदा किसी के मुंह पे माशाल्लाह दाढ़ी हो और कुछ थोड़ी सी उससे गलती हो जाए, तो पहली ही बात ये मुआशरा करता है, यार आपके मुंह पे आप दाढ़ी का तो ख्याल कर लें, ठीक है ना। तो ये एक माइंड सेट है हमारा। उसको जो रिलीजियस, जो मजहबी लोग होते हैं वो भी इंसान है हमारी तरह, और आप रिसर्च करके देख लें, कई ऐसे सर्वे हुए हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं मजहबी, वो ज़्यादा पुरसुकून होते हैं। उनके पुरसुकून होने की वजह क्या है, जो इन्होंने बताई है, जो अल्लाह ताला ने एक हमें रास्ता बताया। अब आप बता रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले कलमा हम पढ़ते हैं और उसके बाद इस तरफ जाते हैं स्पिरिचुअल। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मशाल राह है और उनकी ज़िंदगी को फॉलो करके हम पुरसुकून होते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब उनकी ज़िंदगी को सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्सेप्ट करना होता है ना। तो एक्सेप्ट हम कैसे करते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि मैं गवाही देता हूँ ये रसूल हैं और इनके सिवा। तो मैं समझता हूँ कि जब आप ये कलमा शरीफ पढ़ लेते हैं बीइंग मुस्लिम, तो फिर आप के अंदर एक यकीन आ जाता है, बिलीफ आ जाता है, कि बिलीव करना शुरू हो जाते हैं कि अब मेरी ज़िंदगी में सुकून आने वाला है। आप सोचते रहते हैं आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ परेशानियां हैं तो आप, इस्लाम में बता देता है, हमारे अंदर एक कंसेप्ट है यार ये दुनिया 4 दिन की, हमें आगे जन्नत मिलेगी, तो फिर भी आप पुरसुकून होते हैं, जितना मर्जी आप परेशान होते हैं। लेकिन जब आप सोचते हैं कि यार आने वाली ये ज़िंदगी तो ख़त्म होने वाली, आने वाली ज़िंदगी लंबी ज़िंदगी है जिसमें हमें अल्लाह ताला ने इनाम देने, तो फिर आप पुरसुकून हो जाते हैं। अगर एक बंदा मजहबी नहीं है, वो ये सोचेगा ही नहीं, उसका ईमान ही नहीं है कि मुझे जन्नत मिलनी है, तो वो तो परेशानी में परेशान ही रहेगा ना। अच्छा देखिए, इसमें एक बात मैं अर्ज़ करूँ, आपकी बातें अपनी जगह बिल्कुल मुस्तनद हैं, मगर रूहानियत जो है वो हिंदुओं के पास भी होती है, वो बुद्ध मत के पास भी होती है, वो क्रिश्चियंस के पास भी होती है,
हत्ता कि एथियस्ट्स के जो दहरिए हैं, जो यकीन ही नहीं रखते अल्लाह की होने पे नहीं यकीन रखते, स्पिरिचुअलिटी उनके पास भी होती है। अच्छा, उनके पास स्पिरिचुअलिटी की वजह ये होती है कि वो जब अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखते हैं तो उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी आती है। मैं उसको भी बताता हूँ, मैं बात मुकम्मल कर यस। तो वो जो है उनके अंदर भी स्पिरिचुअलिटी आती है और वो भी पुरसकून महसूस करते हैं, सारे नहीं मगर जिनमें जो इस तरफ चलते हैं। मगर ईमान जो है ये एक ताकत है, हर किसी के पास ये, हर किसी का अपना ईमान है। मगर मुसलमान जो हैं वो लास्ट जो चीज़ आई है, यानी कि हर चीज़ की मॉडर्न है ना, ये मोबाइल बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा काम करता है, मगर जब इसका लेटेस्ट मॉडल आ जाता है और कई साल गुजर जाते हैं तो आखिरी मॉडल जो है ना वो सपोजिडली बेस्ट मॉडल होता है। yes. और अगर उस पर रिसर्च बहुत की गई हो और उसका क्रिएटर भी कमाल का हो तो वो कहता है ये मेरा फाइनल मॉडल है। तो जो लोग ज़रा पुराने मॉडल्स को लेके चलते हैं वो कहते हैं ये ज़रा थोड़ा दकियानूसी स्टाइल है, तो पुराना स्टाइल है, ज़रा लेटेस्ट मॉडल की कार, लेटेस्ट मॉडल की चीज़ें, लेटेस्ट इल्म। तो ये जो फेथ और ईमान और ये जो तरीक़ाकार है जनरल पब्लिक के लिए, अवामुन नास के लिए, वो एक मुकम्मल मॉडल जो है ना वो आपको इस्लाम में मिलता है। बिल्कुल, बेशक। मगर मगर रूहानियत बाकी जगहों पे मिलती है, मगर जो इस दुनिया के बाद का सारा फॉर्मेटिंग है उसमें फिर अकॉर्डिंग टू द फेथ ऑफ इस्लाम, अगर हम ये कलमा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनकी इत्तबा, यानी जो उनका लाइफस्टाइल था और जो उन्होंने बताया और जो लाइफस्टाइल था उसको फॉलो नहीं करते तो फिर हो सकता है स्पिरिचुअलिटी तो किसी और के पास भी हो, मगर फिर ये मुकम्मल पैकेज नहीं मिलेगा। अब आप मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो बंदा फॉर एग्जाम्पल कोई हिंदू है वो बुद्ध को पूजता है और आप बता रहे हैं कि रूहानियत उनमें भी होती है, रूहानियत उनमें क्यों होती है? उनको भी सुकून आता होगा, वो क्यों आता है? मगर उनको इससे सुकून पता नहीं आता है कि नहीं, मगर जब वो मखलूक की खिदमत करते हैं तो उनको वो एक अलग बात है, वो तो जारी बात है, मखलूक की जो खिदमत करेगा वो तो उसको अजर मिलेगा दुनिया में भी और में भी, अल्लाह ताला आखिरत में, वो अल्लाह बेहतर जानते हैं। मगर जब कोई बुद्ध को पुकार रहा होता है कि मुझे दो, मैं रूहानियत की बात बता रहा था कि रूहानियत जो है, मैडम से भी मैंने, डॉक्टर साहिबा से भी ये बात की थी कि उसके भी दो पहलू हैं। एक आपका ईमान है और ईमान के अलावा, यानी ये दो रास्ते हैं। एक रास्ता पकड़ के सिर्फ इबादत करने से, तस्बीह फेरने से, मत्था घिसाने से रूहानियत नहीं मिलती। जो कुछ अल्लाह से आपने, असल में ये डॉक्टर साहिबा ने बात जो कर रही थी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, तो मैं इनसे अगर ये इजाज़त दें तो थोड़ा आगे मैं बात को सिर्फ एक फ़िक्र में ख़त्म कर लूँ। जी, किसी को पता हो या ना पता हो, किसी ने हज़ारों अपने खुदा बनाए हुए हैं, किसी ने क्या, किसी चीज़, बुद्ध को, किसी को सूरज, किसी ने सूरज को, लेकिन अल्लाह ताला को तो पता है ना कि मैं एक हूँ। जब कोई भी बुद्ध से या किसी और चीज़ से मांग रहा होता है अपना खुदा बना के, तो अल्लाह ताला को पता है कि मैं ही देने वाला हूँ, मैं ही खुदा हूँ और मैंने इस बंदे को पैदा किया है। तो अल्लाह ताला उनको दे देते हैं, उनको पता है यार अगर ये मांग रहा है मेरे खुदा दे दो, उसने तो सामने बुत को रखा हुआ है, लेकिन मांग मेरे से रहा है क्योंकि मैं हूँ तो मैं ही एक ही हूँ ना। तो अल्लाह ताला उनको, जो इसी तरह उनके काम भी होते हैं, लोग कहते हैं कि हमारी मुरादें पूरी होती हैं, वो किसी भी मज़हब से होता है, किसी का जो भी अकीदा होता है, अल्लाह ताला की ज़ात उनको इसीलिए देते हैं कि क्योंकि अल्लाह को पता है कि मैं एक ही हूँ, उनको नहीं पता, इसलिए वो बुत से मांग रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला जब वो आवाज़ देते हैं, जो मांगते हैं, तो देने वाला चूँकि अल्लाह ताला की ज़ात है तो अल्लाह ताला हर किसी को देते हैं। बहुत अच्छी बात आपने की, मगर ये है कि सबसे बड़ा जुर्म जो है, जो मुझे पता है थोड़ी बातों में, ज़्यादा नहीं पता मुझे, वो ये है कि शिर्क जो है उससे बड़ा जुर्म, नाकाबिले माफ़ी जुर्म और कोई है ही नहीं। ये हमारा मुस्लिम फेथ है। दुनिया की बात कर रहा हूँ ना, दुनिया में कुछ मांगते हैं ना, तो शिर्क तो अगर किसी और से कोई बंदा मांगता है ना, वो तो अल्लाह ताला उसको शिर्क में लेके आ रहे हैं ना।
लेकिन एक बंदा मांग रहा है कि या अल्लाह मेरे मामलात हल कर दे, बुत से मांग रहा है, तो मामलात उसके हल भी होते हैं, तो वो कौन कर रहा है? अल्लाह ताला की ज़ात कर रहा है, बुत तो नहीं कर रहा। वो अल्लाह ताला की जितनी सिफ़ात है ना, उनमें एक सिफ़ात जो है, सिफ्त उसकी है, वो बेनियाज है। यस, अल्लाह ताला बेनियाज है, उसको इन चीज़ों से, वो जो बात आप फरमा रहे हैं बिल्कुल सही कि उसको पता है मैं कौन हूँ, अल्लाह को तो पता ही है कौन है। तो वो कहते हैं कि छोटी चीज़ें हैं, ये चाहिए ले लो। मगर जो बात डॉक्टर साहिबा की मैं कह रहा था, मैं थोड़ा जंप करके आगे जाने लगा हूँ, और फिर हम ब्रेक लेंगे विद इन नेक्स्ट 2 मिनट्स, और फिर वापस आएंगे डॉक्टर साहिबा, ब्रेक लेंगे हम, पक्का भी फोल्ड नहीं करे प्रोग्राम को। वो डॉक्टर साहिबा बात ये है कि रूहानियत जो है ना, उसका ताल्लुक़ दिल से बहुत गहरा है। ये जो कल्ब का आपने जिक्र किया था ना, आपने 4 पहलू बताए थे, एक रूह का बताया था, एक आपने फरमाया था बॉडी का, एक जहन का, और एक कल्ब का। ये जो दिल है, इसमें अल्लाह अगर रहते हैं कहीं तो वो पाक जगह पे रहते हैं, जिसके भी रहते हैं तो फिर दिल में ही रहते हैं। बिल्कुल। या यहाँ रहते हैं शारक के करीब, जो बहुत अहम है। और जितने भी ताल्लुक़ हैं, जितने लोगों से भी ताल्लुक़ हैं, अगर इनसे मेरा कोई ताल्लुक़ है, जितना मेरा गहरा ताल्लुक़ है, तो अगर ये रहेंगे, जब तक रहेंगे तो यहाँ रहेंगे, इसी दिल में रहेंगे। और जो शख्स इस दिल से बाहर जाता है, जितना उतना वो दूर। तो ये जो दिल है, ये बुनियादी तौर पे रूहानियत की जगह है, ऐसी जगह है रूहानियत की, इसका एक कनेक्शन है। जैसे रूह का ताल्लुक़ अल्लाह से है, और वो नज़र नहीं आता, अल्लाह नज़र तो नहीं आता, हम बशर को कहाँ नज़र आता है अल्लाह, और रूह नज़र आती नहीं आती। तो ये जो नज़र ना आने वाली फोर्सेस हैं, लव का इजहार हो सकता है, नज़र तो नहीं आता, क्या आता है नज़र नहीं, मगर बिहेवियर्स में नज़र आता है। तो लव की जगह दिल, अल्लाह की जगह लव दिल में, माँ दिल में, प्यार दिल में, एक माँ का प्यार दिल में, 70 माँओं का प्यार अल्लाह दिल में। जिनसे प्यार होता है, आप मेरे दिल में रहते हैं, जिनसे प्यार नहीं रहता, अब वो मेरे दिल से उतर गया। सो ये कल्ब जो है, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है इन चीज़ों से। तो डॉक्टर साहब भाई, ये मैंने बड़ी गंभीर बातें कुछ थोड़ी सी कर ली। अब ऐसा है कि सुल्तान भाई, आप और मैं एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और नाजरीन एक छोटी सी ब्रेक से पलट के आते हैं, तो फिर डॉक्टर साहिबा के पास वापस जाएंगे। डॉक्टर अनम मुख्तार डी फार्मेसी डॉक्टर भी हैं, और साथ में लाइफ कोच भी हैं, और साथ में इमोशनल डाइट की एक्सपर्ट भी हैं, और कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमें इन्होंने बतानी है प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में। प्लीज़ हमारे साथ रहिए। हमारे कुछ स्टाइल बने होते हैं फैमिली में, या किसी प्यारे से हमारा जो साबका इंटरेक्शन होता है, जो साबका लेन देन होता है, या साबका जो हमारे रवैये होते हैं एक दूसरे के साथ, वो राह में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करते हैं। और हम आदतें जो एक दफ़ा अपना चुके होते हैं, तो उनको अगर हम खाली विल पावर के ज़ोर पे बदलना चाहें, तो फिर ज़्यादा देर तक विल पावर का सिक्का नहीं चलता, और हमें कोताही अपनी समझ में आने लगती है, मसला हल नहीं होता, और हम थक जाते हैं, परेशान होते हैं, हिट बॉटम होते हैं। तो फिर हम वाकई बदलने के लिए तैयार होते हैं कि जो आर्ट और साइंस के रास्ते हैं, क्योंकि इसमें आप कुछ ना कुछ आर्ट का मुजाहरा भी करते हैं, अच्छे मुज़ाकरात का मुजाहरा भी करते हैं, और साइंटिफिक अप्रोच को भी लेते हैं, और उसको लेके जब आप एक रोड मैप बनाते हैं, और फिर कदम ब कदम उस रोड मैप पे आगे बढ़ते हैं, तो फिर खुशहाली और कामयाबी आपके कदम चूमती है। सबसे पहले हमें किसी न किसी तरीके से अपने आप को एक ऐसी ज़हनी सतह पे रखना है, जज्बाती कैफियत कुछ ऐसी रखनी है कि जो किसी भी तरफ शिद्दत की तरफ ना जा रही हो, यानी एक दरमियानी न्यूट्रल लेकिन थोड़ी सी मुस्बत और पुरुमीद ज़हनी कैफियत से हम मामलात को ज़्यादा अच्छा डील कर सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छा तज्ज़िया कर सकते हैं। और कभी कभी ये जो डिस्करेजमेंट बीच में आ जाती है, तो हमें इस पर भी काबू पाना होता है। जब
ऐसे लगे कि बहुत मुश्किलात हो रही हैं तो फिर छोटे गोल सेट करने चाहिए। जब हमें कामयाबियाँ मिल रही हों तो फिर ज़रा बड़े गोल सेट करने चाहिए। तो कभी एक कदम पीछे आना पड़े तो कोई बात नहीं, आप 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे और 2 कदम पीछे और 3 कदम आगे अगर करते रहें तो कामयाबी आपको ज़रूर मिले। चोकिंग यूँ होती है कि जब हम ज़रा थक जाते हैं तो थोड़ा हम सांस ले लेते हैं और फिर हम दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जैसे आप पहाड़ की चोटी सर कर रहे हो और आपको कुछ देर बाद लगे कि आपका सांस फूल गया है तो आप थोड़ी देर बैठ जाते हैं किसी जगह और उसके बाद फिर जब आपका सांस दुरुस्त हो जाए तो आप फिर चोटी की सिमत चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन टैंकिंग इसके बरक्स है कि आप अंधाधुंध किसी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। आप पहाड़ की चोटी पे तरफ चल रहे हैं, आपका सांस फूल गया और फिर साथ आपके ज़हन में ख्याल आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, बिला वजह मैं ये काम कर रहा हूँ, ये तो कोई ख़ास अहमियत का हामिल नहीं है। तो जब आपकी जो असल मंजिल है या आपका जो गोल है वो आपको कम अहमियत का हामिल नज़र आने लगे तो आप समझें कि आप टैंकिंग कर रहे हैं। चोकिंग वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा कारआमद होती है, लेकिन टैंकिंग हमें डुबो देती है। अंदाज़ा करें कि जो इस तरह भी आगे बढ़ते हैं कि अपने क्लास फेलोज़ को और दूसरे लोगों को समझाने बैठते हैं तो बाज़ औक़ात वो उनको कायल करने की बजाय वो ख़ुद कायल हो जाते हैं और कोई ना कोई दिन उनकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि जब उन्हें कोई कोफ्त होती है या कोई उनको कोई मिज़री होती है या उनको कोई परेशानी होती है या कोई ज़िंदगी के बुरे दिनों में से कोई दिन आ जाते हैं तो ऐसे मौके पे वो गलत फहमी में हाँ कर बैठते हैं नशे के बारे में, सिगरेट के बारे में, चरस के बारे में, ये सोचते हुए कि बस मैंने कौन सा ये करना है, मैं तो लोगों को समझाता हूँ इसलिए मैं तो टेम्परेरी करूँगा। हमारे कुछ स्टाइल बने होते हैं फैमिली में या किसी प्यारे से हमारा जो साबका इंटरेक्शन होता है, जो साबका लेन देन होता है या साबका जो हमारे रवैये होते हैं एक दूसरे के साथ, वो राह में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करते हैं और हम आदतें जो एक दफ़ा अपना चुके होते हैं तो उनको अगर हम खाली विल पावर के ज़ोर पे बदलना चाहें तो फिर ज़्यादा देर तक विल पावर का सिक्का नहीं चलता और हमें कोताही अपनी समझ में आने लगती है, मसला हल नहीं होता और हम थक जाते हैं, परेशान होते हैं, हिट बॉटम होते हैं। तो फिर हम वाकई बदलने के लिए तैयार होते हैं कि जो आर्ट और साइंस के रास्ते हैं, क्योंकि इसमें आप कुछ ना कुछ आर्ट का मुजाहरा भी करते हैं, अच्छे मुज़ाकरात का मुजाहरा भी करते हैं और साइंटिफिक अप्रोच को भी लेते हैं और उसको लेके जब आप एक रोड मैप बनाते हैं और फिर कदम ब कदम उस रोड मैप पे आगे बढ़ते हैं तो फिर खुशहाली और कामयाबी आपके कदम चूमती है। सबसे पहले हमें किसी न किसी तरीके से अपने आप को एक ऐसी ज़हनी सतह पे रखना है, जज्बाती कैफियत कुछ ऐसी रखनी है कि जो किसी भी तरफ शिद्दत की तरफ ना जा रही हो, यानी एक दरमियानी न्यूट्रल लेकिन थोड़ी सी मुस्बत और पुरुमीद ज़हनी कैफियत से हम मामलात को ज़्यादा अच्छा डील कर सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छा तज्ज़िया कर सकते हैं। और कभी कभी ये जो डिस्करेजमेंट बीच में आ जाती है तो हमें इस पर भी काबू पाना होता है। जब ऐसे लगे कि बहुत मुश्किलात हो रही हैं तो फिर छोटे गोल सेट करने चाहिए। जब हमें कामयाबियाँ मिल रही हों तो फिर ज़रा बड़े गोल सेट करने चाहिए। तो कभी एक कदम पीछे आना पड़े तो कोई बात नहीं, आप 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे और 2 कदम पीछे और 3 कदम आगे अगर करते रहें तो कामयाबी आपको ज़रूर मिले। चोकिंग यूँ होती है कि जब हम ज़रा थक जाते हैं तो थोड़ा हम सांस ले लेते हैं और फिर हम दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जैसे आप पहाड़ की चोटी सर कर रहे हो और आपको कुछ देर बाद लगे कि आपका सांस फूल गया है तो आप थोड़ी देर बैठ जाते हैं किसी जगह और उसके बाद फिर जब आपका सांस दुरुस्त हो जाए तो आप फिर चोटी की सिमत चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन टैंकिंग इसके बरक्स है कि आप अंधाधुंध किसी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। आप पहाड़ की चोटी पे तरफ चल रहे हैं, आपका सांस फूल गया और फिर साथ आपके ज़हन में ख्याल आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, बिला वजह मैं ये काम कर रहा हूँ, ये तो कोई ख़ास अहमियत का हामिल नहीं है। तो जब आपकी जो असल मंजिल है या आपका जो गोल है वो आपको कम अहमियत का हामिल नज़र आने लगे तो आप समझे कि आप टैंकिंग कर रहे हैं। चोकिंग वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा कारआमद होती है, लेकिन टैंकिंग हमें डुबो देती है। अंदाज़ा करें कि जो इस तरह भी आगे बढ़ते हैं कि अपने क्लास फेलोज़ को और दूसरे लोगों को समझाने बैठते हैं
तो बाज़ औक़ात वो उनको कायल करने की बजाय वो ख़ुद कायल हो जाते हैं, और कोई ना कोई दिन उनकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि जब उन्हें कोई कोफ्त होती है या कोई उनको कोई मिज़री होती है या उनको कोई परेशानी होती है या कोई ज़िंदगी के बुरे दिनों में से कोई दिन आ जाते हैं, तो ऐसे मौके पे वो गलत फहमी में हाँ कर बैठते हैं नशे के बारे में, सिगरेट के बारे में, चरस के बारे में, ये सोचते हुए कि बस मैंने कौन सा ये करना है, मैं तो लोगों को समझाता हूँ इसलिए मैं तो टेम्परेरी करूँगा। वेलकम बैक। अच्छा जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम काफ़ी सारी बातें कर रहे थे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आए हैं तो हमने प्रोग्राम में 2-3 काम करने हैं। एक तो छोटी सी बात मैंने करनी है, छोटी बातें करता हूँ, कुछ ज़्यादा बातें तो करता ही नहीं हूँ। और एक जो है फ़ोन कॉल आपकी लेनी है, और डॉक्टर साहिबा से जो है डॉक्टर अनम मुख्तार हमारे साथ हैं, लाइफ कोच हैं, और साथ में इमोशनल डाइटिंग की बात कर रही थी, इमोशनल डाइट की बात कर रही थी। इस पे हम बात करेंगे। सुल्तान भाई एक कॉल ले लें। ज़रूर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम एजाज भाई, क्या हाल है आपका? बहुत ही ज़बरदस्त हाल हो गया मेरा। ठीक है। हाँ, आपने मतलब एक्सेप्ट ही कर लिया। कोई बंदा पूछता है कि ये कौन सा तरीका है कि बहुत ज़बरदस्त हाल हो गया। जी, वो पता चल रहा है प्रोग्राम इतना ज़बरदस्त आप कर रहे हैं और जो स्पिरिचुअलिटी को डिस्कस कर रहे हैं, तो वो हाल तो नज़र आ रहा है हमें वैसे। अच्छा, आप इसको हाल को मुस्तकबिल पे प्रोजेक्ट कर दें, और मुस्तकबिल मुझे आपका ब्राइट नजर आ रहा है। मुस्तकबिल जो है ब्राइट है हर उस शख्स का जी, जो कि पॉजिटिव रहता है। बिल्कुल यही बात है। एग्रीड? बिल्कुल 100%। इन टोटलिटी 100%। अच्छा, वाह जी वाह, कमाल है। आज तो मेरा बड़ा दिन ज़बरदस्त है। अभी डॉक्टर साहिबा ने 100% मुझे कह दिया, एग्रीमेंट दे दिया। अब आपने भी दे दिया एग्रीमेंट, और उस पे मैंने डॉक्टर अनम के लिए क्लैपिंग भी की थी। अच्छा, वाह वाह, ज़बरदस्त। डॉक्टर अनम जो हैं उनके लिए। अच्छा, आपने कोई डॉक्टर साहिबा से बात करनी हो, या आप देखें आपको फरीफ हुई हैं हमारे साथ, ये जो इस वक्त जिनसे मैं बात कर रहा हूँ ना डॉक्टर साहिबा, ये फरीफ हुई हैं, ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। ये फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल में होती हैं और प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। तो अरसा दराज हो गया इनको माशाल्लाह। तो अच्छा फरीद, ये आप अक्सर डाइटिंग के चक्कर में होती हैं ना? होती हूँ, हर वक्त होती हूँ। कि फला डाइट, कैलोरीज कितनी, एक्सरसाइज कितनी, और ये कीटो डाइट, हर वक्त इसी में लगे रहते हैं। हर वक्त इन्हीं चक्करों में होती हैं आप। दो ही तो शौक हैं आपके, एक डाइट का जो है ना। अच्छा, है एक ही शौक बुनियादी? डाइट के गिर्द तो मेरी दुनिया असल शौक डाइट ही है, मगर उसमें फ़र्क ये आ जाता है सिर्फ कि लो जी केक बनाना है, केक की रेसिपी चाहिए, मगर अब जो केक बनाना है वो डाइट केक होगा। है केक पे ही, निगाह केक पे ही है। अच्छा, दूसरा क्या है कि ये जो है ना एजाज भाई, अब जो है ना ऐसा करना चाहिए कि कोई चिया सीड्स खाने चाहिए। अच्छा भाई, चिया सीड्स क्यों? बात घूम फिर के जो है ना, हम जो है टी ब्रेक लेंगे तो उसमें खाएंगे क्या? दलील निकाल। हाँ, या कम खा लेंगे, या दो खानों के दरमियान जो है ना क्या खाना है, क्या डाइट है ना? तो एक ज़माने में जब मैं अपनी डायबिटीज़ की प्रैक्टिस कर रहा था तो एक पेशेंट आ गया। मैंने कहा यार बात सुनो, देखो जब तक तुम डाइट चार्ट फॉलो नहीं ना करोगे तुम्हारी शुगर ठीक नहीं हो सकती, तुम्हारे ब्लड शुगर लेवल्स ठीक नहीं होंगे। अच्छा, कुछ दिनों के बाद आया HbA1c 10 पे पहुंची हुई, ब्लड शुगर फास्टिंग उसकी 200 पे पहुंची हुई, ब्लड शुगर रैंडम 350 पे, बुरा हाल थे, बौंके दिहाड़े भागा जा रहा है, पेशाब कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, खाना खा रहा है, वज़न कम हो रहा है, हालत बुरी हुई है ना। मैंने कहा यार हुआ क्या, तुझे मसला क्या है? कहता है डॉक्टर साहब असल में आपने एक चीज़ ही नहीं बताई, अगर वो आपने बता दी होती ना तो मेरा सारा मसला सही हो जाता।
मैंने कहा यार मैंने क्या नहीं बताया, सब कुछ तुम्हें बताया, डाइट चार्ट तुम्हें दिया, एक्सरसाइज की रूटीन तुम्हें बताई, दवाइयाँ तुम्हें बताई कैसे खानी है, सारा कुछ तो बताया तुम्हें। कहते हैं असल में आपने ये नहीं डाइट चार्ट के साथ बताया कि ये डाइट चार्ट खाने के पहले इस्तेमाल करना है कि खाने के बाद इस्तेमाल करना है। इजाज़ भाई ये प्रैक्टिकली मेरी एक फ्रेंड ने ये हरकत की हुई है। क्या? ये कि वो उसको मैंने डाइट प्लान बना के दिया और उसमें मैंने उसको सारा वो डाइट चार्ट में कि तुमने ये ब्राउन ब्रेड खानी है ये सारा, और वो मुझे कहती है यार ये खाने के आगे पीछे खानी है या क्या, किस तरह खाने से पहले ब्राउन ब्रेड खानी है कि बाद खानी है, पराठे से पहले कि पराठे के बाद? और उस पे जीरो असर हुआ। और इजाज़ भाई मेरे से कोई वो मेरे ख्याल में 2-3 साल बड़ी है और वो बेचारी डायबिटिक और हाइपरटेंसिव हो चुकी है और उसके हालात बड़े खराब हैं। अच्छा ये सब बातें तो चले फिर भी कुछ ना कुछ समझ आती हैं। ये जो डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर अनम मुख्तार ने इमोशनल डाइट बता दी है, अब इसका क्या करूं, ये एक नई डाइट आ गई है। पहले तो इन्होंने जो वो बड़ी अच्छी बात की है कि जो कुछ हम अपनी सोल को, अपने माइंड को फीड करते हैं ना, वो ही कुछ फिर हमें उसके रिजल्ट हमें अपनी जिंदगी में नजर आने लग जाते हैं। ट्रू। और इनकी इस बात से मैं 100% एग्री करती हूँ। आज आप लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को जितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, और आपने इजाज़ भाई जैसे कि दिल जो है, दिल में अल्लाह रहता है और दिल एक ऐसी, अल्लाह ने एक ऐसी जगह बनाई है जहाँ पे प्यार और अल्लाह इकट्ठा होता है और प्यार अल्लाह के लिए ही होता है, और ये बातें जो आप कर रहे थे ना ये इंतहाई इंटरेस्टिंग थी। अच्छा ये डॉक्टर अनम ने मुझे इस तरफ लगा दिया और बड़ा जबरदस्त लगाया। हाँ। उन्होंने आपको और इस तरफ मतलब मुझे तो ये ऐसे लग रहा है जिस तरह डॉक्टर अनम सिर्फ डी फार्मेसी वाली नहीं है, कोई पेशवा भी है। इजाज़ भाई एक बात मैं आपको बताऊं कि चलें एक प्रोफेशन तो एक अलग बात है ना, लेकिन एक इंसान की जो इननेट पर्सनैलिटी होती है ना, उसका रिफ्लेक्शन उसकी प्रोफेशनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं नजर आता है। अब ये फार्मासिस्ट हैं डॉक्टर अनम जो हैं, लेकिन ये जो मेडिसिन के साथ और जो इनका वो उसके साथ जो इनकी डीलिंग है, उसमें भी ये इनकी स्पिरिचुअलिटी का टच जरूर आता होगा। बिल्कुल ऐसे ही। अब मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास जो मेरे पेशेंट्स आते हैं उनकी काउंसलिंग में कहीं ना कहीं पे स्पिरिचुअलिटी का तड़का मैं लगा देती, बिल्कुल सही, मुझे मौका मिलता है, उससे बड़ा फायदा होता है। इजाज़ भाई ये हमारे जो एक सीनियर कंसल्टेंट है ब्रिगेडियर खालिद हयात, बड़ी सीनियर साइकेट्रिस्ट है, हमारे साथ होते हैं जी। उन्होंने एक दफा ये बात, मैंने उनसे एक दफा डिस्कस किया, मैंने कहा सर मुझे बताएं कि हम तो ये सुनते हैं कि हमें इस्लाम की हर वक्त तबलीग करनी चाहिए, तो हम अपनी इस लाइफ में रहते हुए हम कैसे तबलीग कर सकते हैं? मैं मुझसे सुने जी, इंसान को सबसे ज्यादा तबलीग एक बंदे को करनी चाहिए, उससे इतना फर्क पड़ेगा अगर स्पिरिचुअलिटी की और हम इस्लाम की तबलीग उसको करते रहे ना जी, तो किसी ना किसी दिन वो बंदे का पुत्र बन जाएगा और वो अपना आप होता है, वो खुद है बंदा। ये दूजिया नु तबलीग जेडी करनी है ना, ये बात दी गल है, अपने एक्शन से करनी है। यस बिल्कुल। मुझे असल में मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि हम सब मुसलमानों पे ये फर्ज है कि हम अपने दीन की तबलीग करें और अल्लाह हमसे पूछेगा कि तुमने अपने दीन के लिए दुनिया में क्या किया। मुझे फरी उन लोगों से बड़ी शिकायत है जो कि लोगों को तो बड़ी तबलीगें करते हैं, बिल्कुल, अपना घर बार छोड़ भी देते हैं, बड़ी तबलीगें करते हैं, बड़ी उसके लिए कोशिशें करते हैं, पर अपने आप को पता नहीं क्यों नहीं तबलीग करते। इजाज़ भाई ऐसे पेशेंट्स आते हैं, ऐसी फैमिलीज हमारे पास आती हैं जिनके हस्बैंड तबलीगी जमात में होते हैं और बाहर इतने मोमिन, और घर आके फिर जो हशर फैमिलीज का करते हैं ना वो बेचारे हमारे पास पेशेंट्स बन के पहुंच जाते हैं। तो मैं आपको जो बात बता रही थी ना, ब्रिगेडियर खालिद ने जो मुझे बताई थी जी, उन्होंने ये कहा था कि हमारा जो ये प्रोफेशन है, जो हम लोग अपने पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, उसमें हम अगर उनको जैसे स्ट्रेस कोपिंग बता रहे हैं तो उसमें आप उनको साइकोलॉजिकल टेक्निक्स के साथ साथ थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी भी बता दें कि वो नमाज की तरफ जाएं, अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन बेहतर करें। तो ये चीजें वो कहते हैं कि जैसे जिस पे मौका मिले उसको जरूर बताएं। हर पेशेंट को बताने ना बैठ जाए, लेकिन आपको जहाँ पे लगे कि जरूरत है वहाँ आप जरूर बताएं। जिसको जितना रब मिल गया ना जी, जितना जिसको रब मिल गया बिल्कुल उतना उसको सुकून मिल गया। क्या बात, सिंपल गेम है।
जितना जितना जिसको रब मिल गया उतना उतना उसको सुकून मिल गया। और ये बात अभी डॉक्टर अनम ने भी की थी ना कि जो हमारी क्वालिटी ऑफ नमाज है उस पता चल जाता है कि हमारी नमाज की क्वालिटी क्या है, उसका रिफ्लेक्शन हमारी जिंदगी में नजर आने लग जाता है। अच्छा, वो फिर मुझे हजरत अली की बात याद आ गई। वो जो पहले बताई थी आपने ना, ये अब दूसरी वाली। अच्छा बताए ना। वो कहते हैं कि जब मैंने अल्लाह मियां से बात करनी होती है ना तो मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, बिल्कुल। और जब मैंने अल्लाह मियां की बात सुननी होती है जी तो मैं कुरान पढ़ लेता हूँ। बिल्कुल सही बात So है, simple इसमें and तो कोई profound. शक नहीं। बिल्कुल। हैं? अच्छा, ये सुल्तान भाई भी बैठे हैं, इनके मुतालिक भी आप अच्छी अच्छी बातें करते हैं। सुल्तान साकिब बलोच भाई जो है ना, ये तो प्रोग्राम शुरू होने से पहले से मेरा इनके साथ रब्ता शुरू हो जाता है। इनसे मैं पूछती रहती हूँ Excuse me. कब शुरू होगा प्रोग्राम, ये मुझे बताते हैं। अच्छा जी, ये आपने अपना जासूस यहाँ पे रखा हुआ है, हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे पता ही नहीं था। ये तो मुझे पता ही नहीं था कि रूहानी कनेक्शन कहाँ कहाँ है आपका। रूहानी कनेक्शन, और उसके अलावा उस दिन ये सुल्तान साकिब बलोच भाई मुझसे वो डैम की फंड रेजिंग पे बात हो रही थी ना, तो मुझे कह रहे थे कि मेरी इस डैम की फंड रेजिंग से इनको अपने वो कोई नया जो सॉन्ग ये प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए भी कुछ कहते हैं आइडिया कर रहे हैं इससे मुझे इन्होंने सुनाया था। अच्छा। बिल्कुल उसके कुछ इन्होंने, क्योंकि ही राइट्स लिरिक्स एज वेल, सो ही राइट्स लिरिक्स, देन ही कंपोजेस ए धुन, फिर उसको जाके म्यूजिशियंस के साथ फाइन ट्यून करते हैं, देन ही सिंग्स इट। तो मुझे इन्होंने थोड़ा सा उसका मुखड़ा से सुनाया था। मेरा ख्याल है मे बी ये जो है ना इस महीने लाइक ये 10 मुहर्रमुल हराम के बाद ये शायद किसी वक्त रिलीज़ कर दें, बिकॉज इट इज़ फॉर ए वेरी गुड नेशनल कॉज। इनको मैंने कहा है कि ये रिलीज करें और उसको देखें हम कैसे स्प्रेड करते हैं। इंशाल्लाह। और एजाज भाई, आपने शुरू में ना एक शेर पढ़ा था, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। यस। इससे मेरी बहुत मेमोरीज एसोसिएटेड है मेरे नाना के साथ। हाउ? वो ये वाला शेर बहुत ज्यादा पढ़ा करते थे। उस वक्त मुझे समझ नहीं आता था कि वो क्यों पढ़ते हैं ये, अब मुझे समझ आता है कि वो क्यों पढ़ते थे ये। यस। मैं खुद भी कई दफा सोचती हूँ कि ना हम होते और ना ये सारे प्रॉब्लम्स होते, ना ढोला होसी ना रोला होसी। एजाज भाई, ये ह्यूमर का तड़का बड़ा जबरदस्त लगाते हैं आप। देखें, इसका शेर का मतलब अगर आप देखें 2 लफ्जों में तो यही तो है। ढोला मतलब ढोल बजाने वाला? ना, ढोला मतलब होता है नस्वे ढोला तू अखियां दे कोल कोल। ये बड़ा अच्छा सुनाते हैं, मगर अब आज ये नहीं सुना रहे। तो मुहर्रम की वजह से, ये एहतराम की वजह से नहीं सुना रहे। तो मगर वो अच्छा गुलकार हो तो वो नहीं सुनाता, मेरे जैसा हो तो ये तो एक करीब करीब ही होता है ना, गुफ्तगू के करीब करीब, तो इसलिए मैं कर लेता हूँ। अच्छा, नहीं ढोला सुन ले ना, कोई नहीं तारीफें ना करें। ढोला जो है ना, मैं करूंगी। अच्छा, ढोला जो है ना वो सिर्फ ये ढोल ढमक्के वाला ढोला नहीं होता। अच्छा। ढोला मीन्स द लव्ड वन, द बिलव्ड। हाँ जी, अच्छा। उसको ढोला कहते हैं ना। ढोला होसी, वो जो बंदा गले में ढोल डाल के फिर रहा होता है उसको वो तो फरी, फिर जब शादी हो जाती है फिर गले का ढोल तो बजाना ही पड़ता है। वाकई ये तो बात है। वैसे आपसे इजाजत ले लूं मैं? इजाजत नहीं, एक आखिरी छोटी सी बात करके मैं आपको इजाजत दे रही हूँ। जी। आपने अखबार वाली बात की थी सुबह, मतलब Yes. सुबह अखबार पढ़ते हैं, वो डॉक्टर अनम की बात से। डॉक्टर अनम की बात से। हाँ। तो अखबार की बात आपको बताऊं, आपने कहा था कि आज से पहले पुराने जमाने में सुबह सुबह अखबार वाला आता था, अखबार फेंकता था और वेरी ट्रू पढ़ी जाती थी। एजाज भाई, ये आजकल के जमाने में मेरे घर में ये हो रहा है रोजाना। सुबह जब मैं हॉस्पिटल जाने के लिए अम्मी अब्बू के पोर्च से बाहर निकलती हूँ, उधर से अखबार उठा के देना मेरा काम है, और अब्बू वो सुबह सुबह मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के बैठ जाते हैं और अखबार पूरी पढ़ते हैं। आपको पता है मेरे वालिद साहब, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, वो पता है क्या करते थे जब रिटायर हो गए? जब रिटायर नहीं हुए तब नहीं करते थे, जब रिटायर हो गए तो उन्होंने एक नया काम पकड़ा। क्या? वो ये हाईलाइटर नहीं होता, अच्छा, खबरों पे हाईलाइटर लगा लगा के पढ़ते थे और अंडरलाइन कर करके पढ़ते थे। तो मैं कहता था ये
काम मेरे अब्बू ने किया होता है और वो जो हाईलाइट की हुई चीजें होती हैं वो जबरदस्ती हमें शाम को दिखा रहे होते हैं। तो फिर तो ये सारे अब्बुओं का काम है। सारे अब्बुओं का एक ही काम है वाकई, ये तो है। अच्छा, ये जो मेरी एज के अब्बू हैं ना, जो मेरी नस्ल के जनरेशन के अब्बू हैं, जी अब वो अब अखबार से बागी हो गए। अच्छी बात मतलब है। मैं नहीं पढ़ता अखबार, जी मैं टीवी भी नहीं देखता। अच्छा, लेकिन खबरें आपको सारी होती हैं। उसकी वजह बता देता हूँ। मैं जाता हूँ गूगल पे, गूगल आंटी। हाँ गूगल आंटी पे जाके, गूगल आंटी पता है कैसी आंटी है, जी एक गल पूछो 100 जवाब देती है। ये तो आधा कंफ्यूज ही कर देती है आंटी। जैसे वो हम लाहौर आए थे तो क्या था वो इजाज भाई, गूगल क्या था वो, गूगल मैप। गूगल मैप। हम्म। गूगल मैप ने हमें इतना कंफ्यूज किया, उफ, तो बात ना पूछें। मैं परसों गया एक जगह पे, गूगल मैप मैंने लगा दिया। अच्छा, गूगल मैप भी चला दिया मैंने। जी अब देखिए कंफ्यूजन की बात है, हो भी सकता है। और साथ में जो लोग थे इर्द गिर्द, उनसे मैं जगह का भी पूछता जाता था। अच्छा सो दोनों को मिला के, अच्छा गूगल मैप बातें भी करती है। जी बिल्कुल, उसकी बातें तो कंफ्यूज करती हैं। अच्छा वो मैंने पता है कि कहती है, जी उन्हें नहीं क्या सही में तेरी हैं, कुछ नहीं किया उन्हें। अच्छा मुझे वो कहती है कि यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन। जी मैं दाएं देखा बाएं देखा, कोई डेस्टिनेशन नहीं मिली। मैं कहा चुप अड़िए, सारा झूठो झूठ तू बोल दी जानी है। तो वो फिर मैंने लोगों से पूछा, दे गाइडेड मी। सो जस्ट डोंट डिपेंड ऑन गूगल मैप, ऑल्सो थिंक एंड टॉक टू अदर्स while still you can speak their language। एग्जैक्टली। लो जी, अब इजाजत ले लूं आपसे। इजाजत है। और RKR मेमन बेस्ट को मेरा सलाम, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं वो इस कराची में। देख रहा है कि सुन रहा है सिर्फ? सुन भी रहा है, देख भी रहा है और कॉल भी शायद ट्राई करेगा, पता नहीं। ठीक है। और बाकी अतीन रोहेल और मेरे जितने भी इंटर्न्स हैं, सॉरी यार नाम भूल गई हूँ मैं, सबको सलाम मेरी तरफ से। बस दूर ही से करके सलाम। ओके, टेक केयर, थैंक यू फॉर योर कॉल। अल्लाह हाफिज। वो आप रख रही हैं रोज़ा 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को, या 10 और 11 को रख रही हैं? अच्छा, कॉल बंद हो गई, चलो। नहीं अभी नहीं बंद हुई। क्या अच्छा। बोल रहे थे आप? मैंने सवाल किया था ना, जवाब नहीं आया इजाज भाई मेरा एक सेकंड बस, आप मुझे दें। है। ये क्या चक्कर चल गया भाई? ये किसी से पूछ के रोज़ा रखना है आपने? मैं इजाज भाई गई थी दरवाजा खोलने, दरवाजा नॉक हो रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। जी तो आप बताएं, आप क्या पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रहा था कि 9 और 10 मुहर्रम को आप रोज़ा रख रही हैं या 10 और 11 मुहर्रम को रख रही हैं? वैसे मैं शायद 9 और 10 को रखूं, क्योंकि हमारी उस दिन छुट्टी होगी ना हॉस्पिटल वाह में। जी वाह, मौजा, साड़ी तो कोई छुट्टी नहीं। अच्छा जी, ओके देन, ऑल द बेस्ट। आप कायद-ए-आज़म को फॉलो कर रहे हैं, काम काम और काम, और लोग इजाज भाई को फॉलो कर रहे हैं। वो की नहीं क्या था, सानू की वाला इजाज भाई, वो क्या था कीप काम वाला? काम वो काम वो and keep काम। वो तो जबरदस्त है, अपने काम से काम एंड अपने काम कीप से काम। काम एंड कीप काम, बिल्कुल ये बात, बिल्कुल जिंदगी का असूल। सही बात। You take care। थैंक यू सो मच इजाज अल्लाह भाई, हाफिज। आपसे- थैंक यू फॉर योर कॉल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। डॉक्टर अनम, बड़ी लंबी बातें होगी। अच्छा Yes। डॉक्टर अनम बताएं कि जो बात रह गई सारे अफसाने में जिसका जिक्र ना था, वो भी बता दें। इमोशनल डाइट के मुतालिक मज़ीद कुछ कहना है कह दें, फिर मौका मिले ना मिले। और आपने जो है लाइफ कोचिंग के मुतालिक कुछ कहना है, और इससे हट के कोई और बात कहनी है। मैं 2 बातें शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे। इमोशनल डाइट की हम बात जिस तरह से बात कर रहे थे पहले कि दूसरे रिलीजन्स के अंदर भी स्पिरिचुअलिटी होती है, ठीक है, बिल्कुल होती है। क्योंकि जो मेरे नॉलेज के मुताबिक अल्लाह ताला का कानून हम सब इंसानों के लिए सेम है। वाह। क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम वी हैव अ पैकेज, नो डाउट, लेकिन जो इस बीइंग अ ह्यूमन, अल्लाह ताला ने सबको सब कुछ दिया है, ठीक है। जो इंसान दूसरों इंसानों की मदद करता है, चाहे वो मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, उसको सुकून मिलता है। दीज आर बिकॉज लॉज ऑफ नेचर आर सेम। ये तो हमने डिवाइड किया हुआ है फ़िरक़ों में, और मुसलमान काफिर कहते हुए मुसलमान है उनके ऊपर लॉ ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा लगता है। देख, बिल्कुल सही बात की आपने कि लॉ ऑफ ग्रेविटी अगर हर इंसान पे सेम लगता है, मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो,
तो जो नेचर के बाकी लॉज हैं एग्जैक्टली वो भी सेम काम करते हैं। ठीक है? तो बेस अगर समझने के लिए सिर्फ ये लॉ ऑफ ग्रेविटी काफ़ी है कि इंसान के लिए अगर लॉ ऑफ ग्रेविटी सेम है तो बाकी लॉज भी इंसान के लिए सेम है। लॉज ऑफ मोशन सेम है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम है, लॉ ऑफ साइंस, ठीक है। इसी तरह से कॉज एंड लॉ इफेक्ट की हम बात करते हैं वो सेम है। कॉज एंड इफेक्ट असबाब की दुनिया। हाँ, पावर ऑफ थॉट इफेक्टिव है, सेम इफेक्ट करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेम इफेक्ट करता है, लॉ ऑफ बिलीफ सेम इफेक्ट करता है। ठीक है, लॉ ऑफ बिलीफ की अगर बात करते हैं, जिस तरह से सर बात कर रहे थे कि विजुलाइज जिस तरह से हम करें और उसके इफ़ेक्ट्स उस तरह से आते हैं कि अगर आपने अभी काम नहीं किया और आप विजुलाइज कर रहे हैं और वो इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे भी जो चीज़ काम कर रही होती है वो इंसान का बिलीफ होता है कि वो विजुलाइज जिस तरह से कर रहा है, इरादे जिनके पुख्ता, हाँ, वो विजुलाइज बेशक कर रहा है लेकिन उसके ऊपर बिलीफ कितना ज़्यादा है। अगर किसी इंसान का बिलीफ मतलब पीछे वो सोच उसकी चल रही है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो मुझे मिसाल हमेशा याद आती है, आपने बात नहीं भूलनी, आगे लेके चलनी। वो ना बारिश की दुआएं कर रहा था, पूरा छोटा सा पिंड बारिश की दुआएं कर रहा था। आगे वो खड़े हुए थे जो भी मौलवी साहब थे, पादरी साहब थे, साधु साहब थे, जो भी थे, तो सारा पिंड जो है ना दुआएं कर रहे थे कि बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। जो सूरज 9:15 बजे पे आया, वो बड़ी तेज़ धूप, तो एक बच्चा जो है ना उसने अम्ब्रेला पकड़ा हुआ वो आ गया। मैं कहा काका ये नहीं धूप पे ते तू एक जो है छतरी लेके आ गया। मैंने कहा आप खुद ही तो दुआएं कर रहे हो बारिश की, तो किससे कर रहे हो? जी रब ना, तो ना कि यकीन जुगून कोई नहीं तानू, दुआ तो कोई यकीन नहीं है, रब तो यकीन नहीं। ये पावर ऑफ फेथ की बात है। दैट इज द पावर ऑफ फेथ, पावर ऑफ बिलीफ। हम कहते हैं कि हम जो बड़े होते हैं ना तो हम अक्लमंद हो जाते हैं, सियाने हो जाते हैं। ये बच्चे जड़े होंगे ने खेड़ते ने तो इंज खेड़ रहे होंगे ने जिवें कल की फिक्र ही कोई नहीं है। दुआ करते हैं तो ऐसे जैसे पक्की बात मान ही जाएंगे, और अगर लड़ाई हो जाती है तो ऐसे माफ़ कर देते हैं जैसे कभी लड़ाई नहीं हुई थी। मिस ये बड़े होके सियाने हो जाते हैं कि हम बड़े होके बेवकूफ़ हो जाते हैं। हम बड़े होके ज़्यादा सियाने हो जाते हैं कि अपने ऊपर बिलीव करने लगते हैं और अल्लाह ताला पे बिलीव छोड़ देते हैं, इन माय ओपिनियन। तो अल्लाह ताला पे बिलीव शायद हमें बच्चों से सीखना चाहिए। अब जिस तरह से वो जीते हैं कल की फ़िक्र छोड़ के, अगले लम्हे की फ़िक्र छोड़ के, शायद हम भी उस तरह से जी लें तो हमें भी उस तरह का सुकून मिल जाए। आप बात मुकम्मल कर लें। सही, अगर मैं आपका वो थॉट की पैटर्न नहीं तोड़ दिया। नहीं, जैसे स्पिरिचुअलिटी की बात भी कर रहे थे, स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट अ थिंग जो कि हमें 1 मिनट के लिए मिलेगी और सुकून में बैठने से और उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। इज़ द कंप्लीट लाइफ स्टाइल। यू कैन से कि किस तरह से आपने किसी से बात करनी है, उसको क्या आपने देना है। ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, इसको बेहतर बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, किस तरह से आपने किसी दूसरे को वेलकम करना है, गुड बाय कहना है, ठीक है। इवन कि आप जो अभी बेशक, क्योंकि लाइफ कोच है, मेरी एक तस्वीर तो कर दे। मैं ना ऐसे गोल सेटिंग कर रहा था, तो गोल सेटिंग तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो मुझे जैसे ये मैं अभी पूछ रहा था इनसे, सुल्तान भाई से, तो मुझे आया कि मिशन स्टेटमेंट तो लिखो। एक गोल सेटिंग होती है ना, गोल सेटिंग के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा ये होता है कि आप लिखते हैं कोई ऐसी चीज़ जो जिसको आप छू सकें, टेंजिबल। एक होती है इनटेंजिबल। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। जैसे मुझे कार चाहिए, मुझे फुला कार चाहिए, मसलन मुझे मर्सिडीज़ बेंज चाहिए, मुझे ब्लैक कलर की मर्सिडीज़ बेंज चाहिए जिसकी ऊपर छत जो है उसके अंदर वो कन्वर्टेबल हो और उसके जो है क्या कहते हैं ऊपर सनरूफ ऐसा हो है, और उसकी अपहोल्स्ट्री ऐसी हो, और ये टेंजिबल, ठीक है ना, छू सकते। एक इंटेंजिबल है कि मुझे जो है मुल्कों की सैर करनी है। अच्छा, तो बाद में भूल गया जो असल में मैं करने वाला था। हाय हाय, अब किस पे डालूं? आप बात करें शायद वापस आ जाए। असल बात कुछ और करने वाला था। चलिए आप मुकम्मल कीजिए। मैं वो आप जो बात करती हैं ना तो मुझे फिर सिरा मिलता है।
जिस तरह लोग नहीं होते खुद लिखने बैठते नहीं समझ आते, दूसरे की नकल मार देने तो फिर उन्होंने तो कल गोल सेटिंग पे आप बात कर रहे थे, गोल सेटिंग पे। ओए होए, अच्छा भाई उठाता हूँ, क्या हो गया? गोल सेटिंग पे मैं बात कर रहा था। हाँ ये देखिए ना, 3 लोगों के साथ लगा के फिट रखनी चाहिए। एक बुक्स के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, इंडिविजुअल्स के साथ मोहब्बत करनी चाहिए और गोल्स के साथ मोहब्बत करनी चाहिए। ये बनता है BIG, बुक्स, इंडिविजुअल्स एंड गोल्स। अच्छा, बाद में ये कह रहा था कि मैंने दिल में सोचा कि आई वॉन्ट टू बी ए हैप्पी ब्लेस्ड डिस्ट्रीब्यूटर। ये मैंने अपने लिए मिशन स्टेटमेंट रखी। वो इसलिए रखी कि होर्डिंग जो है, चीज़ें मेरे पास ये भी हो, मेरे पास वो ये भी हो, मेरे पास सुकून फिर भी ना मिले थे की कराने ते जे आई चीज़ इथों ते वंड दिती तो यकीन है कि जिन्नी वंडा को उन्नी हो रहा है। ये चलेगा मिस? बिल्कुल चलेगा। हाँ? बिल्कुल चलेगा, चल सकता है। अच्छा, जो है कोई इधर उधर से मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि जो है ना प्रोग्राम के अलावा भी और भी काम है ज़माने में, प्रोग्राम के अलावा, तो आप मुझे जल्दी से बताइए ताकि मैं प्रोग्राम पे वाइंड अप कर लूँ। अच्छा, आपने बता दिया जो बताने वाली बातें थी, काम की बातें। कोई और तो नहीं आपने लाइफ कोचिंग का मुतल्लिक या कोई और बात अगर कहनी हो फिर अगली दफ़ा कह देंगे जी, अगली दफ़ा। और जी ख्वातीन और हज़रात, तुसी को गल करनी है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप गोल की बात कर रहे हैं, गोल सेट करने से पहले ये ज़हन में लाजमी सोचना चाहिए कि मेरे पास टाइम कितना है। आपके पास टाइम मार्जिन कितना है, ये मैं भूल गया। अब जैसे मैंने अपनी बात बताई है, तो मेरी एज के मुताबिक मुझे पता है कि मेरे पास ज़िंदगी का तो पता नहीं किस लम्हे चली जाए, मगर मुझे पता है कि मेरे पास इतना मार्जिन हो सकता है औसतन, तो उस हिसाब से मैं उसकी कोशिश करूँगा और उसके लिए अपनी स्ट्रगल करूँगा। और जो भी है आपके पास जो आपकी गोल सेटिंग है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास टाइम कितना है। मेरे दिन आज पहला दिन है, मैंने लगता है पता है क्यों, मैं कि यार देखो 2018 हो गया, उस जगह तो साल चल गया जो मैं शुरू में प्रोग्राम में बात कर रहा था, और 1440 वो वहाँ से चला। तो मैं तो एक ख़ुद हकीकत हूँ ना, अपनी मेरी एक हकीकत है जो भी है। तो अभी तक तो गफलत में गुजर गया टाइम, तो मैं सोच रहा था आज डे 1 है और कल डे 2 होगा। तो ये जितने दिन बाकी हैं, जितने भी ये नब्ज़ें चल रही हैं और सांस में सांस और दिल की धड़कन है, तो ये दिन अब मैंने काउंटडाउन शुरू कर दिया। और सुकून के लिए 2 चीज़ें, एक तो या तो आप उसी लम्हे को, में पंजाबी कहते हैं ना, खो जाओ, उसी लम्हे में इन्वॉल्व हो जाए इतना ज़्यादा कि आपको ना फ्यूचर याद हो और ना आपका माजी याद हो, उसी को अपना आखिरी लम्हा समझ के जीते हैं, तो फिर आप पुरसुकून रहते हैं। या फिर अगर आप फ्यूचर को देखेंगे, हाल को ना भी देखें, फ्यूचर को, अपने मुस्तकबिल को देखें, ऐसे देखें कि मुस्तकबिल में मुझे इतनी खुशी मिलेगी, इतनी कामयाबी मिलेगी, और उस कामयाबी को जब आप सोचते हैं कि मुझे इतने दिनों में ये मिलने वाला है, फिर भी आप पुरसुकून होते हैं कि मेरे लिए बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं। वेरी नाइस। देखो जी, गड्डी आप चलावांगे, तो गाड़ी जब हम चलाते हैं तो ऐसे हल्की सी नज़र मारते हैं रेयर व्यू मिरर पे, जिते जो उत्थे अखा टिका लीए, गाड़ी चल रही है, रेयर व्यू मिरर ते या साइड मिरर पे आंखें टिका लें तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा। अच्छा, अगर अब आप जो है आगे चल रहे हैं और आप जो हाल है अभी जो है आपकी गाड़ी किस रफ्तार से चल रही है, स्पीडोमीटर क्या है, फ्यूल पे कितना गेज है, और आप सामने देखते जा रहे हैं और दूर देखते जा रहे हैं और जो है ये नहीं देख रहे कि नियर क्या सूरत हाल है, तो ये फ्यूचर में बहुत दूर तक आप देखने का ऐसा है जिस तरह विंड स्क्रीन तो बहुत बड़ी होती है, मगर साथ में आपको टाइम टू टाइम भी देखना होता है कि इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि आप अपने माजी को नहीं बदल सकते, अपने हाल को, मुस्तकबिल को अपने हाल के ज़रिए चेंज कर सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर अनम मुख्तार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टू टेक टाइम आउट। इंशाल्लाह वी विल हैव यू इन द शो वंस अगेन। सुल्तान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम से डॉक्टर एजाज़ कुरैशी को इजाज़त दीजिए, मगर जाते जाते मैं 1-2 बातें आपसे ज़रूर कहूँगा थोड़े से अरसे में। एक तो भाई बोया बहुत, सो दैट यू कैन रीड, और जब आप जो भी बीज रहे हैं आज उस पर नज़र रखें कि एप्पल्स तो बड़े किस्म के हैं, आपको लाल एप्पल चाहिए, ग्रीन एप्पल चाहिए, गाचा सेब चाहिए, गुआचा सेब चाहिए या काला कुल्लू चाहिए, कौन सा सेब चाहिए, स्विस सेब चाहिए कौन सा, तो जो आप बोएंगे उसमें से टोमेटो नहीं निकलने,
जो बोएंगे वही कुछ निकलेगा। तो आज जो कुछ बो रहे हो वही कल काटोगे, 1। नंबर 2 ये है कि बोएं ज़रूर, ये ना हो कि आप कुछ भी ना बोएं तो क्या आप भी हो जाएगा, नहीं भाई, जो कुछ कोई डालेगा बीज तो ही निकलेगा। तो तीसरी बात मैं ये कहता हूँ कि जब आप कोई काम करते हैं तो कई दफ़ा उसमें क्राइसिस आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो क्राइसिस से घबराते नहीं हैं। आई विल लीव यू विद अ शॉर्ट स्टोरी। दिस स्टोरी इज़ ऑल्सो इन द बाइबल, दिस इज़ ऑल्सो इन probably in Torah and also in Quran. The story is about a gentleman by the name of Yusuf, जिनको जोसेफ भी कहते हैं। अच्छा, इनकी ज़रा लाइफ को चेक कीजिएगा कि क्राइसिस क्राइसिस क्राइसिस। छोटे से थे तो अपने वालिद साहब की ये सेकंड वाइफ की औलाद थे, तो बड़ा प्यार करते थे उनसे, और दूसरे भाई बहुत जलने लग गए। उन्होंने कहा भाई और थे बड़े खूबसूरत, वेरी हैंडसम, तो जनरली उनकी इतनी ज़बरदस्त शख्सियत थी तो वालिद साहब उनसे बहुत प्यार करते थे। तो भाइयों ने क्या किया कि यार, उन्होंने कहा इससे तो जान छोड़ाओ, इसको कहीं दाएं बाएं करते हैं। तो वो एक दफ़ा गए बकरियाँ चराने, तो उन्होंने क्या किया कि उनको एक कुएँ में फेंक दिया। क्राइसिस, कुएँ में फेंक दिया, उनके कपड़े शपड़े जो है उनको खून छून लगा के बाग को आके दिया जी, उनको भेड़िए खा गए। वहाँ से क्या हुआ कि क्राइसिस से अपॉर्चुनिटी निकली कि कोई लोग आए पानी पीने, उन्होंने उनको कुएँ में से निकाल दिया। उन्होंने कहा इतना प्यारा बच्चा कुएँ से निकला, भाई भी भागे भागे आ गए। उन्होंने भी कहा क्राइसिस से अपॉर्चुनिटी निकालो। उन्होंने कहा ये तो हमारा भाई है, मगर ये बड़ा ऐसा है, बड़ा बुरा है, ये है वो है। तो उन्होंने कहा यार हमें तो ठीक ही लगता है। कहते अच्छा ठीक लगता है तो ले जाओ, पर पैसों के बगैर नहीं ले जा सकते। उनसे पैसे ले लिए, भाई को भी उनके साथ तोड़ दिया और पैसे भी दे दिए। वहाँ से गए जहाँ के मिस्र के एक बाज़ार में गए, वहाँ पे जो उनका मास्टर था जिसने ख़रीदा था, उसको लगा यार ये लड़का जो है आम शाम लड़का नहीं, इसमें कुछ ख़ास बात है। क्राइसिस अपॉर्चुनिटी। वहाँ जाके उसने मिस्र के बाज़ार में उनको बड़ा जिस भी दामों बेचा, मगर आगे ख़रीदने वाला कौन था? बादशाह का जो बॉडीगार्ड था, फ़िरौन का चीफ बॉडीगार्ड, उसने ख़रीद लिया। उसके महल में चले गए। महल में चले गए तो वहाँ पे वो वहाँ का माहौल ही ऐसा था कि कुछ सीखने लग गए। वहाँ पे जो किचन का माहौल था वो बड़ा गड़बड़ था, तो किचन के माहौल को इन्होंने ठीक कर लिया, यंग आदमी ने, छोटे से बच्चे ने। तो वो इम्प्रेस हो गया, उसने कहा अच्छा चलो किचन का माहौल ठीक करो। और वहाँ से उन्होंने बैटल करना और सारा जिस तरह हुकूमत में किस तरह होता है इस तरह से सीख लिया। वहाँ पे गड़बड़ ये हुई कि जो मलिक, वो उसकी वाइफ जो थी, उन्होंने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। यूसुफ पे अब बड़े हो गए थे, तो इन्होंने क्राइसिस क्रिएट हो गया। इन्होंने क्या किया कि वहाँ से निकले और ही ऑप्टेड फॉर द जेल, यानी उन्होंने कहा कि मैं जेल कबूल कर लेता हूँ। फिर क्राइसिस आ गया, जेल में आ गए। जेल में उनका रवैया इतना ज़बरदस्त था कि जो जेलर था उसने कहा भाई तुम तो इन सारे कैदियों की तुमने ज़िंदगी बदल दी है, हमें तो इनको हैंडल करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो अब तो ये बड़े अच्छे हो गए, तुम इनके लीडर हो। वो जेल वाले खुश, ये भी क्राइसिस में से अपॉर्चुनिटी निकल आई। ऑल द डिफरेंस ही वॉज मेकिंग बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ लोगों ने ख्वाब देखे, ख्वाब की उन्होंने ताबीर बताई। वो बादशाह के पास गए, उनमें से 2 बंदे थे, एक को बादशाह ने हैंग कर दिया, एक बच गया, वो बंदा भूल गया। इन्होंने उसको कहा कि जाके बादशाह को बता देना मेरे मुतालिक, ताकि वो निकाल ले मुझे। तो अल्लाह मियाँ थोड़े से नाराज़ हो गए कि भाई तुमने मुझसे दुआ नहीं की, उसको कहा, उसके ऊपर डिपेंड किया। तो बड़े लोगों की बड़ी बातें, नबी थे। तो फिर वो कई सालों के बाद उसको याद आया, बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें हैं, 7 पतली गायें हैं। तो फिर उसको याद आया कि इनसे पूछूं। वो वापस आया, इनको वहाँ से निकाला, लेके गया कोर्ट में, दरबार में। इन्होंने बताया, उसने कहा तो बड़ा ज़हीन आदमी है, और उसने जो ताबीर बताई उसके एतबार से क्राइसिस से फिर अपॉर्चुनिटी आ गई। उसने उनको जो माल ख़जाना था उसका चीफ बना दिया। और वहाँ से जनाब फिर उनको जो ख्वाब नज़र आया ख़ुद कि 9 सितारे जो हैं मेरे आगे बाव डाउन कर रहे हैं, 9 थे या 11, मुझे कुछ याद, थोड़ी गड़बड़ हो रही है। तो वो ख्वाब सच हो गया। उनके भाई जिन्होंने उनको जो है बेचा था और बुरा सलूक किया था, वो और उनके वालिद और वालिदा, वो वहाँ से कनान से, जिस जगह से उनका ताल्लुक़ था, वहाँ से चले, ट्रैवल किया, यहाँ पे आए मिस्र में, और उन्होंने बड़ी उनकी आओ भगत की, और ये मिस्र के बहुत बड़े जो है एक पोस्ट पे फाइज हो गए।
बताना मैं ये चाहता था कि इन एवरी क्राइसिस देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी इफ़ यू हैव द राइट एटीट्यूड. All you need is a right attitude and a belief, a total belief and conviction that the power who is creator of everything will safeguard you and will give you the right direction. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. Thank you for viewing and watching Willing Ways. This program is Walk Your Talk with Dr. Ijaz Qureshi. Allah Hafiz.